हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। ये देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एस बी आई पी ओ एस बी आई जो पी ओ का प्री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं आपके लिए 10 टेस्ट लेके आया हूँ, मतलब कि 10 मॉक पेपर लेके आया हूँ रीजनिंग के। ये देखिए, इसमें 10 मॉक पेपर मैं करवाऊँगा आपको, मतलब कि 10 एक्सपेक्टेड पेपर करवाऊँगा पी ओ के लिए, प्री के लिए। और इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर हम करेंगे किस तरीके से अप्रोच सीखेंगे कि 35 क्वेश्चंस 20 मिनट में कैसे सॉल्व करने हैं। ये पेपर नंबर 1 है। इस ऐसे ही करते करते पेपर नंबर 2, 3, 4 हम 10 तक करेंगे। अगर आप ये पेपर 10 कर लेते हो मेरे हिसाब से, तो आपको कोई अलग चीज़ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना एस टी लगाने की ज़रूरत है। बस इसका रिवीजन कर लें और ये मैंने देख लें किस तरीके से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे करवाए गए हैं। देखिए, जो यहाँ मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, मतलब कि इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है किसी एस टी का कहीं का। एक सारे क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए हैं और एग्ज़ाम का लेवल रखते हुए, मतलब एग्जामिनर प्री एग्ज़ाम में जितने से हार्ड, मतलब कि जितना हार्ड प्री के हिसाब से दे सकता है उस हिसाब से ये पेपर सेट किए गए हैं। और बहुत स्टूडेंट इधर ऐसे होंगे जिन्होंने कि मेरे IBPS क्लर्क के पेपर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। देखिए, उस जो हमने पेपर करवाए थे 10, जो मैंने उसमें 10 पेपर करवाए थे, उसमें से ही मतलब कि काफ़ी सारे क्वेश्चन उसी में से आए बने हैं। बहुत स्टूडेंट ने काफ़ी सही अटैम्प्ट करा है उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं, अगर आप ये भी मतलब कि उसको देख लेना कि कैसे कैसे मैंने किस तरीके का लेवल था, तो उससे तो क्लैरिकल लेवल से तो ये हाई लेवल ही रहेगा। तो चलो पहला पेपर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आप, ये मेरी पज़ल की सीरीज़ चल रही है 100+ पज़ल। इसमें बैंक पी और क्लर्क के लिए हम 100+ पज़ल कर रहे हैं। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे और एक एक डीपली करके एनालाइज करके बताता हूँ कि पज़ल कैसे बनानी होती है। और बाकी देखो, जो ये हमारा सीरीज़ रहेगी, मतलब कि ये सेशन कैसे रहेगा। इस सेशन में देखो ऐसे रहेगा, इस क्लास में देखो सबसे पहले तो देखो हमारे पास 35 क्वेश्चन है, सबको पता है, और 20 मिनट्स में करने हैं। ये रीजनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, रीजनिंग के पेपर कराऊंगा इसके अंदर। तो देखो, इसमें हम अप्रोच सीखेंगे कि 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स में कैसे करने हैं। होता है क्या है कि देखो, स्टूडेंट होता ही है, जैसे कि पहले पेपर उसने ओपन करा, पेपर जैसे कि आया, तो पहले भी ज़्यादातर मोस्टली जो एग्जामिनर होता है वो पहले भी पज़ल पूछ लेता है। और स्टूडेंट क्या करता है कि वो पज़ल में लग जाता है। चाहे वो पज़ल आपकी 2 लाइन की हो, चाहे आपकी 10 लाइन की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कभी भी पहले पज़ल नहीं करनी है। इसका रीज़न ये है कि अगर मान लो आपने पज़ल पहले अटैम्प्ट करी और मान लो वो नहीं बनी, कि देखो छोटी छोटी भी पज़ल होगी ना, तो उसमें भी 2 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि एक एग्ज़ाम का भी प्रेशर काफ़ी होता है। तो स्टूडेंट संभल संभल के करता है, तो उसमें 2 मिनट, 2 मिनट लग गए। और मान लो अगर वो बन गई तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो वो गलत होगी। फिर स्टूडेंट सोचेगा कि भाई मेरे 2 मिनट या 3 मिनट तो बर्बाद हो गए। तो फिर वो क्या करेगा, उसको रीचेक करेगा। अगर वो उसको रीचेक करता है तो उसका टाइम और जाएगा। अगर नहीं नहीं रीचेक करेगा, छोड़ देता है, तो फिर तो उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर बनेगा और उसका सारा एग्ज़ाम ख़राब होता जाएगा। तो कभी भी पहले हमें पज़ल नहीं करनी है, चाहे पज़ल हमारी फर्स्ट नंबर पे हो, चाहे हमारी लास्ट नंबर पे हो, कभी पज़ल नहीं करनी। इसमें करना क्या है, देखो एग्जामिनर पेपर सेट करता है, जब चाहे वो पीओ का हो या क्लर्क का हो, तो उसके अंदर सब वो कुछ क्या कहते हैं, क्वेश्चंस ऐसे देता है जो काफ़ी इजी होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को हमें ढूंढना है पेपर में। और जो जो हमारे को, मतलब कि बाकी हम आपको रफ सीट मिलती है, उसमें आप साइड में स्टोर कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 1 पे ये आया है, क्वेश्चन नंबर 2 पे ये आया है। और फिर उसको बाद में डिसाइड करना है नहीं करना। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, शुरू के हमारे मतलब 5 मिनट में मिनिमम हमें क्या कहते हैं 6 से 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मिनिमम मिनिमम 6 से 7 अटैम्प्ट करने हैं कम टाइम में। तो हम सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही कम टाइम लेते हैं, यानी कि 30 सेकेंड लेते हैं या 1 मिनट लेते हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम पजल पे आएंगे, फिर देखेंगे। देखो इसमें देखो कैसी एक क्लास रहेगी, इसके इसमें मैं आपको टाइम अलाउट करूँगा। मान लो कोई क्वेश्चन 30 सेकेंड का है, आपको 30 सेकेंड दूंगा, आप उसमें सॉल्व करना। अगर नहीं होता है तो फिर मैं उसको सॉल्व करके बताऊँगा। सिमिलरली पज़ल होती है, पज़ल में मान लो 4 मिनट की पज़ल है, कोई 2 मिनट की है, तो मैं उसमें टाइम दूंगा, आपको उसको सॉल्व करना है। तो चलो बिना टाइम बर्बाद करे हम इस सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के पेपर में क्या आया है। देखिए, मैं पहले पहले गया पेपर पे, देखो जैसे ही मैं पहले गया, जैसे कि मैंने बताया, देखो 1 से 5 नंबर क्वेश्चन है और ये पज़ल है। तो करना क्या है, स्किप तो करना है, मगर आप स्किप का मतलब ये नहीं कि आप एकदम छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बाद में अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। तो आपको एक मतलब कि रफ सीट मिलती है पेपर में, तो आप साइड में स्टोर कर लो ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 to 5। और देखो थोड़ा सा पढ़ लो, जैसे कि 8 पर्सन है, ठीक है, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और फेसिंग इन और आउट, मतलब सम फेसिंग सम आउट, आप साइड में ऐसे स्टोर कर लेना।
1 से 5 क्वेश्चन आया है सर्कल का, तो और बाकी ऐसे लिखना है सम इन सम आउट, तो आपको याद रहेगा जब आप इसको बाद में देखोगे कौन सा करना है। तो देखो ये पहले हमने स्किप कर दिया पहला क्वेश्चन, अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, देखता हूँ इस पेपर में नेक्स्ट क्या कहते हैं क्वेश्चन कौन सा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमने 5 तो स्किप कर दिया। देखो जैसे ही मैं छठे पे गया, मैंने बताया था देखो फिर से पजल आ गई। ये पजल है, देखने में छोटी है मगर फिर भी आप अटैम्प्ट मत करना, क्या पता पजल में क्या हो, कठिन हो जाए ना बने तो फिर क्या। 11 बॉक्सेस हैं, ठीक है, और कोई वेरिएबल नहीं है। आप ऐसे लिख लेना रफ सीट में 6 से 10 11 ऐसे करके ऐसे लिख देना 11 बॉक्सेस। तो इसको भी हम स्किप करेंगे फ़िलहाल। अभी हमें छोटे क्वेश्चन ढूंढने हैं जो हमारा क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाएं इसके अंदर पेपर में। तो जैसे ही मैं आगे गया, मेरे ये 10 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए, मैं 11वें क्वेश्चन पे गया। देखो जैसे ही मैं 11वें पे गया तो देखा फिर पजल आ गई है। मतलब एग्जामिनर ने सारी सारी पजल दे रखी है। अब काफ़ी स्टूडेंट इसको पेपर को देख के घबराने लग जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। मैंने बताया पेपर कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन ऐसे देगा जो इजी होते हैं। हो सकता है वो स्टार्टिंग में दे दे या बाद में दे दे, वो तो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो देखो इसको स्किप करना है, मगर इसको हम स्टोर कर लेंगे। क्या लिखा है 8% है, ठीक है, मंथ वाली है, 1 2 3 4 मंथ 2 डेट है। आप लिख लेना साइड में 11 से 15 पजल आई है। मंथ और डे, कितने मंथ है 4 और 2 डेट है, ऐसे लिख लेना साइड में, स्टोर कर लेना, वेरिएबल नहीं है इसके अंदर। तो ये मैंने स्किप करा। अब मैं आगे पे चलता हूँ, देखता हूँ आगे क्वेश्चन कोई आया हो। तो अभी तक मैं 15 क्वेश्चन स्किप कर दिए। देखिए अब देखो जैसे ही मैं 16 नंबर क्वेश्चन पे गया, ये देखो ये क्या है, ये भी एक पजल है। ये कौन सी है, ये पोस्ट वाली पजल है, ये आजकल जो चलती है पोस्ट वाली। देखो पजल इतनी है तो उसका आप स्किप करना है फ़िलहाल। 16 से 20 लिखूँगा, ये पोस्ट ऐसे लिख देना, पोस्ट पजल करके लिख देना। तो देखो अभी तक हम 20 क्वेश्चन इसमें स्किप कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई हमें क्वेश्चन इजी इसमें ज़रूर मिलेगा। देखते हैं क्या है आगे पेपर में। देखो जैसे ही मैं आगे गया, ये 21 से लेके 25 तक है। देखो 21 से लेके 25 तक क्या है, कोडिंग डिकोडिंग है। अच्छा आप चेक कर लो कि ये नया पुराने क्या मतलब कि कैसा है कि नहीं, बाइनरी कोड मतलब कि चाइनीज़ कोडिंग है या फिर न्यू पैटर्न है। आप करना कैसे चेक, जैसे इसमें मनी लिखा है, ये मनी लिखा है या मनी लिखा है, देखो रिपीट हो रहा है कहीं इनमें कोई, ये देखो जल्दी से देखना है। ऐसे यूसी इसमें रिपीट नहीं, यूके नहीं है, एन ई नहीं है, ओपी मतलब ये चाइनीज़ ही है। तो अभी आप इसको कर सकते हो मगर करना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आपको पहले वो क्वेश्चन करने जो 30 सेकंड या 1 मिनट में, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी करोगे तो आपका कम से कम मैक्स टू मैक्स 3 मिनट इसमें चले जाएगा। तो इसको मैं स्किप करूँगा, मैं साइड में लिखूँगा 21 से 25 कोडिंग डिकोडिंग ओल्ड पैटर्न वाली या चाइनीज़ कोडिंग, इस तरीके से। देखो 25 क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या आया पेपर में देखो। जैसे ही मैं आगे बढ़ा मतलब मेरा स्लॉक्स आया, अब मैं से अटैम्प्ट कर सकता हूँ। देखो इसको अटैम्प्ट करना है। इसको देखो मैं आपको टाइम देता हूँ 30 सेकंड का, आप इसको करो फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। तो 30 सेकंड पूरे होते हैं इसमें, आपको 30 या 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना। तो देखो इसमें क्या होता है, जब जैसे ये मतलब कि आपके क्या है, ये स्लॉक्स हैं, स्लॉक्स आता है तो आपको स्टेटमेंट दे रखी है, आप स्टेटमेंट पे ड्रॉ करो क्या लिखा है, फिर ये कंक्लूजन पे है। देखो सम ए आर बी, तो देखो ऐसे बनाएंगे सम ए आर बी, आपको पता ही है इस तरीके से। और फिर बोला ओनली डी आर बी, मतलब जैसी जो जब कभी भी आपको ओनली आ जाए, ओनली डी आर बी, इसमें कन्फ्यूजन होता है काफ़ी स्टूडेंट को, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। ओनली डी आर बी लिखा है तो उसको आप ऐसे करेंगे, ऐसे रीड करेंगे, ऑल बी रिवर्स पढ़ेंगे, ऑल बी आर डी, मतलब ओनली बी डी को आप उल्टा करके लिखेंगे ऐसे, ऑल बी आर डी। तो ऑल बी आर डी, ठीक है, ओनली डी आर बी है ना, तो ऑल बी आर ये डी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ओनली का वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं। फिर है सम डी आर नॉट ई, देखो सम डी, डी का कुछ पार्ट सम नॉट ई, ठीक है, इस तरीके से नोट कर लेंगे। अब कंक्लूजन में पूछता है कुछ, ये क्या पूछता है, ऑल ई बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी, क्या सारे ई डी बन सकते हैं। देखो उसने क्या बोला, सम डी आर नॉट ई, डी ने ई के जाने, ई के पास जाने से मना करा है, मगर ई चाहे तो कहीं पे भी आ सकता है, ई चाहे तो यहाँ पूरा आ जाए, देखो यहाँ पूरा आ जाए,
यहाँ पूरा आ जाए। ये पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है क्योंकि अभी तो हम डेफिनेट तो है नहीं, तो पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। ऑल ई बीइंग डी इज़ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगला है ऑल डी इज़ ई पॉसिबिलिटी। देखो ये डी है जी, ये डी, ऑल डी। जब पहले ही सम डी ने ई के पास जाने से मतलब कि मना कर दिया, यहाँ पर जा नहीं सकता इधर, तो ऑल कैसे जाएगा? आप कितनी भी कोशिश कर लोगे ये वाला पार्ट तो जाएगा ही नहीं। तो मतलब बाकी पार्ट तो सारा जा सकता है, ये वाला मैंने सर ये कर रहा हूँ ना हाईलाइट, ये नहीं जा पाएगा। तो ये हमारा गलत हो गया। सम डी आर मतलब ऑल डी बीइंग ई इज पॉसिबिलिटी, ये गलत हो गया। तो राइट हमारा आंसर क्या बना? कंक्लूजन नंबर 1। ये देखिए इसके मैंने यहाँ पर आंसर, ये देखिए ये यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया है और आंसर भी दे रखे हैं, ताकि जब आप इसको पीडीएफ से रिवाइज करो तो आसानी हो। देखो सम ए आर बी का ऐसे बनाया और फिर ओनली डी आर बी, तो ये उल्टा हो जाता है, यानी कि ऑल बी आर डी, सम डी आर नॉट। ये देखो इस तरीके से बताया, उसका मैंने आंसर भी दिया होगा आगे। देखो ये आंसर है, बंद हो गया। तो इस तरीके से ये आपका स्लॉक्स का पहला क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, कीजिए इसको। चलो उसको ट्राई करते हैं क्या है। देखो सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट है, हम स्टेटमेंट से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या है? ऑल पी इज़ क्यू। तो देखो इस तरीके से बना लेना। ऑल पी मतलब पी है वो अंदर आएगा और क्यू इसके बाहर आएगा। ऑल पी है ना, मतलब ऑल पी क्यू है, ये ऑल पी क्यू का पार्ट हो, इस तरीके से बन गया। और फिर नो पी इज़ क्यू। देखो ये पहले पी, इस तरीके से नो पी इज़ टी, मतलब पी ने टी के पास नहीं है, ये नो का रिलेशन है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसे मेरे को पता चल गया इसका और इसका रिलेशन। अब सम आर आर पी, देखो आर ए रहा, पी ए रहा, तो आर इधर ही आएगा। सम आर पी इस तरीके से बनाते हैं सम के लिए। ये देखिए इस तरीके से डायग्राम बन गया। अब देखो हम कंक्लूजन पे चलते हैं। क्या बोलता है? सम टी आर नॉट क्यू। देखो सम टी आर नॉट क्यू, आप देखोगे, देखो यहाँ से पी से टी के बारे में मना करा है इसने, ठीक है। तो उसमें सम टी आर नॉट क्यू आप नहीं है, मतलब फॉलो नहीं होगा। आप इस डायग्राम को चाहते हो इस तरीके से तो बना सकते हो। देखो ये अंदर करके इधर, ये देखो टी आ जाएगा, तब भी तो बात यहाँ पे सही रही इस तरीके से। तो ये है, इसने मतलब कि पी ने टी के पास जाने से मना करा है, टी ने पी के पास, दोनों से। टी ने क्यू के बारे में कुछ नहीं करा, तो टी चाहे तो क्यू के पूरे यहाँ पर आ सकता है। तो ये हमारा गलत हो गया। सम टी आर नॉट क्यू ऐसा नहीं है। और दूसरा सम आर आर टी, देखो आर ये रहा और टी ये रहा। देखो ये दोनों सर्कल अलग अलग है, इनका कोई लेना देना है, ये दूर है ये दूर है। जैसे टी और क्यू दूर था, इस तरीके से ये भी है, तो और ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर आएगा नाइदर नॉर। ये देखिए मैंने डायग्राम बनाया और यहाँ पर आपका आंसर दे रखा है। देखो नाइदर नॉर, नाइदर वन नॉर टू, मतलब ना तो पहला फॉलो होगा ना दूसरा फॉलो होगा। अब मैं थर्ड पे चलता हूँ। मैं अगेन आपको 30 सेकंड दूंगा, इसको ट्राई करना। ये देखो करो उसको, क्वेश्चन को। चलो ट्राई करते हैं क्या है। देखो सबसे पहले हमारे स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन है। स्टेटमेंट से बनाएंगे। देखो ओनली अ फ्यू, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को। देखो ओनली का तो मैंने बताया किस तरीके से ट्रीट करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। जब ओनली अ फ्यू हो तो ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम। कहीं पर भी ओनली अ फ्यू वर्ड आ जाए तो उसको आप सम की तरह ट्रीट करना। लिखा है ओनली अ फ्यू यू आर एस, यानी कि आप इसको पढ़ सकते हो सम यू आर एस। इस तरीके से सम का ऐसे ही बनता है सर्कल। बोले क्या नन, नन मैंने बताया हुआ है आपको कई बार। नन का मतलब होता है नो। नन लिख दो या नन या नो लिख दो, बात है कि नन डी आर एस, कोई भी डी एस नहीं है। इस तरीके से नन डी इज एस, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये मैंने इस तरीके से एरो बनाया। फिर सम एक्स आर, ये देखो क्या बोल रहा है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। सम एक्स आर सी, सम एक्स आर एस एन डी, मतलब जो कुछ एक्स है,
एक्स कुछ तो ऐसा और कुछ डी है, देखो इस तरीके से बनेगा ये सम एक्स, ये देखो ये इस तरीके से बनेगा, ये देखा सम एक्स आर एस यहाँ पर आ गया, देखो ये गलत बन गया स्टेम, ये मैंने इसको एक्स समझ लिया था, इसको रेस करते हैं, दोबारा ड्रॉ करते हैं, ओनली ऑफ यू, यू इस तरीके से एस, ठीक है, और नो डी इज एस, ठीक है। अब बोल रहा है सम एक्स आर यू, सम एक्स आर एस और डी, इस तरीके से बनेगा इधर ये एक्स, और इनका नो का रिलेशन है। अब कंक्लूजन पूछता है, क्या बोलता है, ऑल डी कैन बी यू, क्या सारा डी यू हो सकता है। आप देखोगे डी, ये ना देखो जो रिलेशन है, ये देखो ये रिलेशन है, ये इस तरीके से ये रिलेशन है, ये एस, ये जो मैंने हाईलाइट करा है एस और डी का है, जो हाईलाइट करा है, पर बोल रहा है ऑल डी कैन बी एस यू, तो आप देखोगे ये देखोगे डी ने यू के बारे में कुछ नहीं कहा, ये चाहे तो पूरा जा सकता है इधर, ये सही होगा। और है ऑल एक्स कैन बी डी, देखो ऑल एक्स कैन बी डी, देखो सारा एक्स क्या डी हो सकता है। आप देखोगे सारा एक्स, ये देखो ये वाला एक्स तो है ही, और ये बचा हुआ एक्स हो सकता है, ये भी हो जाएगा, मगर ये वाला जो एस के पास है एक्स वाला, ये वाला ये कभी भी आपका कभी भी डी के पास नहीं जाएगा, मतलब कि सम ही जा पाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से इस एस से और डी के बाद में नो का रिलेशन है, और इन दोनों में कॉमन है एक्स, तो सम एक्स डी तो है, और ऑल कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो कभी आएगा नहीं, तो ये हो गया गलत। तो शायद हमारा अभी तक कौन सा फॉलो हो रहा था, फर्स्ट फॉलो हो रहा था, देखो ये डायग्राम मैंने यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगेन मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, उसको ट्राई करो। चलो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो क्या है, पहला स्टेटमेंट है एटमोस्ट, देखो ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है अगर आपने ना पढ़ा हो, देखो एटमोस्ट कहीं लिखा है तो सम की तरह ट्रीट करते हैं, एटमोस्ट हो तो इसको सम मानेंगे, क्या लिखा है एटमोस्ट के आर एन, या पढ़ सकते हैं सम के आर एन, एक ही चीज़ है, एटमोस्ट मतलब होता है सम, ये बन गया आपका। और अगला है एट लीस्ट सम एन आर क्यू, देखो एटमोस्ट हो या एटलीस्ट हो, एटलीस्ट भी हम सम की तरह ही काउंट करते हैं। और बोल रहा है मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम भी हम सम की तरह ही ट्रीट करते हैं, मैक्सिमम यू आर ओ, तो देखो ये वर्ड आए ना एटमोस्ट एट लीस्ट मैक्सिमम आ जाएंगे इस तरीके से, तो इनको सम ही ट्रीट करना। अब हम सीधा सीधा कंक्लूजन पे चलते हैं, देखो सम के आर नॉट यू, क्या कुछ ए यू नहीं है, तो ये गलत बात है, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है, हम कैसे बता सकते हैं, डेफिनेट में पूछा है इसने। ऑल के यू मतलब कि ऑल के यू है पूछा, ये भी गलत है, तो इस तरीके से ही हमारा आंसर हो गया। पर आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, देखो ये तो गलत तो है दोनों इंडिविजुअल, पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो इसका रिलेशन इससे कुछ है नहीं, मगर देखो मैंने आपको ये बेसिक मैंने वीडियो भी बनाई है स्लॉक्स की, आप देख सकते हो उसमें पहचानना कैसे कि आइदर और कब लगता है। ये देखो जब दो वेरिएबल हो उनके बीच में कोई रिलेशन ना हो, पहला कंडीशन बन गई, और दूसरी बात है एक स्टेटमेंट तो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव होनी चाहिए, दोनों है ना, देखो इसको रेज करता हूँ, एक स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और दोनों की एक ये क्या कहते हैं ये होते हैं वेरिएबल, ये सेम होने चाहिए, यहाँ पर यू आया के आया तो यहाँ पर भी के यहाँ है, तो इस तरीके से है, तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारा बनता है आइदर और। बाकी डिटेल देखना है तो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने 5-6 मिनट में इसको डिस्कस करके बताया क्या रीज़न होता है क्या नहीं होता है। ये देखो इसका आइदर और आ गया, लास्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो आप। चलो ट्राई करते हैं, देखो क्या है हमारी स्टेटमेंट है, क्या है ऑल ए आर एन, मैंने पता था ऑल के लिए क्या होता है, पहला ऑल का मतलब ए, सारा ए एन है, तो ए का सर्कल छोटा बनेगा,
एन इसके अंदर आएगा, मतलब ए के अंदर एन आएगा, ऑल ए आर एन। फिर वो बोलता है नो एन इज़ के, कोई भी ये वाला बाहर वाला सर्कल के नहीं है, मतलब कोई भी के एन नहीं है, ठीक है। अगला बोल रहा है सम टी आर के, ये देखो इस तरीके से ये बन गया। अब हमारे कंक्लूजन पे चलते हैं। सम के आर नॉट के, सम के आर नॉट ए, देखो कुछ के ए नहीं है, आप देखोगे जब ये मेरा बाहर से ही बड़े वाले सर्कल से ही नेगेटिव हो गया, तो यानी कि सारा एन के नहीं था, और एन के अंदर है ए, तो ए भी नहीं होगा, तो जब पूरा ही नहीं होगा तो सम भी नहीं होगा, तो ये हमारा ठीक है। अगला है सम के बींग, ये देखा ना, सम के बींग एन इज पॉसिबिलिटी है, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्या कहते हैं आपका के, कुछ के ए हो सकता है, आप देखोगे के का मतलब कि कोई, मतलब ये पूरा ही जब नेगेटिव है इस तरीके से, ये के और एन आपके नेगेटिव है ना पूरे, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, ये गलत होता, डेफिनेट में है, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी होने का कोई चांस नहीं है, तो ये गलत हो गया, तो हमारा आंसर नंबर 1 आएगा। ये देखिए बहुत लिख रखा है, 1 मिनट मैं इसको चेक करता हूँ दोबारा यहाँ पर, ये देखो 1 मिनट, ये देखिए क्या बोलता है, सम टी, अच्छा टी था, मैंने इसको के समझ लिया, अच्छा अच्छा सही है सही है सही, ये मैंने के समझ लिया। सम टी बीइंग एन इज पॉसिबिलिटी, देखो क्या बोल रहा है, कुछ टी एन हो सकता है, देखो एन ने टी के बारे में कुछ खान, एन कहते हैं एन और टी के बारे में कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ सम का रिलेशन है, मतलब कि सम टी एन नहीं हो सकता। पर आप यहाँ पर देखोगे ये वाला चाहे ना, ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ पर एन के पास जा सकता है, तो बहुत ठीक हो गया। तो देखिए अभी हमने 5 क्वेश्चन करे, देखो इसमें जो ये मैं पेपर करवा रहा हूँ आपको, इसके अंदर मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करवाना नहीं है, क्योंकि सॉल्व के लिए तो आपको कई वीडियो मिल जाएंगे, आप खुद भी कर लोगे, पर मुझे आपको डिटेल में बताना है कि क्या, मतलब किस तरीके से होता है, तो मैं आपको डिटेल में पूरा पेपर डिटेल में एनालाइज करके बताऊँगा किस तरीके से, ताकि आप यहाँ पर कंसेप्ट भी सीख पाएँ। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन करे, मान लो बहुत लोगों को यहाँ पर स्लॉक्स नहीं आता होगा, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को आता है, तो आप क्या करना, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं आपके लिए स्लॉक्स के लिए एक वीडियो बना दूंगा और उसको देख लेना, उसमें बेसिक टू हाई होगा। तो देखो अभी तक हमने क्या करा, देखो ये क्वेश्चन करने में मैंने आपको समझाया तो ज़्यादा टाइम लगा है, तो वैसे ही इस क्वेश्चन में मैक्सिमम आपके 2 मिनट लेंगे, 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर लोगे। तो अभी हमारे पास 20 मिनट में से 2 मिनट चले गए, तो 18 मिनट बचे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ और क्वेश्चन ढूंढेंगे कि और कोई क्वेश्चन मिल जाए करने के लिए, क्योंकि अभी हमने 25 क्वेश्चन तो स्किप कर दिए। तो मैं आगे चलता हूँ, देखो मैं आगे गया, ये मेरा क्या है, 2 नंबर का है क्या, डायरेक्शन। आप डायरेक्शन चाहो तो इसको कर सकते हो, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन देखने में लग रहा है, तो चलो उसको ट्राई करो। मैं इसके लिए आपको सिर्फ 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट में इसका डायग्राम बनाते हैं। चलो उसको ट्राई करते हैं क्या डायग्राम बनेगा। देखो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन है, आपने डायरेक्शन पढ़ा होगा, अगर मान लो नहीं पढ़ा है तो मैं इसके डायरेक्शन बता देता हूँ। देखो इस तरीके से डायरेक्शन होते हैं, ये इस तरीके से हम बना देते हैं, प्लस का साइन, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। अगर ईस्ट की तरफ जाओगे तो आप एक पॉइंट मानोगे तो इधर की तरफ जाना, वेस्ट की तरफ है तो इधर, नॉर्थ की तरफ तो ऊपर, और साउथ की तरफ इधर। यही हमें फॉलो करके इसे डायग्राम बनाना है। क्या लिखा है, ए इज़ 8 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, इतना ही पढ़ते हैं, वैसे स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है, ब्रेक कर करके पढ़ते हैं। ए इज़ 8 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, कौन है नॉर्थ, आप देख रहे हो ए है, और नॉर्थ किससे है, सी से, तो इस तरीके से मैंने सी यहाँ बनाया और ए यहाँ बना दिया इस तरीके से, और इनके बीच में 8 मीटर का
क्या कहते हैं, नॉर्थ डिस्टेंस है। आगे चलते हैं हु। मैंने आपको कई बार बताया हु का मतलब, देखो हु होता है ना, हु जब भी हुआ है हु मतलब ये सेकंड पर्सन, इसमें फर्स्ट पर्सन ए है, सेकंड पर्सन सी है, तो हु मतलब सी के बारे में बात कर रहा है। या आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, हु के पहले जो लिखा होगा उसके बारे में बता रहे हैं, यानी कि सी के बारे में बोल रहा है, यानी कि हु इज़ 5 मीटर वेस्ट ऑफ डी, यानी कि हु मतलब सी। सी हमारे पास है तो हम इजीली बना सकते हैं, सी है 5 मीटर वेस्ट। देखो वेस्ट देखोगे तो वेस्ट इधर होना चाहिए ना, तो वेस्ट इधर हो गया, ये लो वेस्ट इधर बनाया मैंने, और 5 मीटर किससे, डी से हो गया ना। ये देखो हु 5 मीटर वेस्ट, ये वेस्ट इधर आ गया ऑफ डी। आगे चलते हैं, देखो अगली लाइन है, ई इज़ 4 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, ठीक है। ई इस बार क्या है, 4 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ के लिए मैंने बताया, ये मैंने एक पॉइंट मान लिया, ऊपर जाएंगे, ये 4 आ गया, कौन आ गया ई, इस तरीके से 4 मीटर नॉर्थ आ गया, और लिखा है ई इज़ 4 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, ठीक है, ये लाइन ख़त्म। आगे जी इज़ 5 मीटर वेस्ट ऑफ ई, देखो ई हमारे पास है, और कौन है वेस्ट में, कौन है, जी है ना, जी। जी इज़ 5 मीटर वेस्ट, तो ई तो इधर ही रहेगा, जी को हम वेस्ट में ले जाएंगे। देखो ईस्ट इधर है तो वेस्ट इधर हो गया, तो जी 5 मीटर लेके जाओगे तो आप इस तरीके से जी बन जाएगा। ये देखो 5 मीटर, यहाँ पर कहीं बीच में, यहाँ पर बीच में हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि देखो यहाँ 4 है, यहाँ 8 था, यहाँ 4 और यहाँ 4, ये डायग्राम बन गया। देखो ये मैंने यहाँ पर क्लियर करके बनाया है, ये आपको ज़्यादा समझ आएगा यहाँ पर। ये देखिए डायग्राम इस तरीके से बनेगा। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं, जब भी इस पे क्वेश्चन आए तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, इसको कर सकते हैं। देखो इससे ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनता है, क्या लिखा है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डी। देखो इसमें स्टूडेंट काफ़ी बार गलती करता है, वो डायरेक्शन गलत ले लेता है। मैं आपको मतलब कि ऐसी मतलब ट्रिक कह लो या कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसके बाद आपका ये डायरेक्शन वाला कभी गलत नहीं होगा। पहले आप ध्यान से पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ जी, जी एरा मतलब जी का डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू डी। जब भी ये देखो आपको कई करते क्या, देखो यहाँ पर ये इस तरीके से होता है, कई यहाँ से काउंट कर लेते हैं, कई यहाँ से कर लेते हैं, तो किसी ना किसी का तो गलत होगा, किसी ने यहाँ से करा तो मान लो यहाँ का गलत होगा, तो एक ही सही होगा। तो जब भी लिखा हो उससे विद रिस्पेक्ट टू डी, जिससे विद रिस्पेक्ट टू लिखा हो तो मतलब उससे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि डी से कंपेयर करेंगे हम, डी से। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ जी, जी का डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू डी, यानी कि जब डी से देखें, विद रिस्पेक्ट है, जहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट करके आ जाए तो वहाँ से काउंट करना है। तो आप क्या करो, यहाँ पर इस तरीके से कर लिया, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता बिगिनर हो तो इस तरीके से एक लाइन खींच लो, टी में मैंने लाइन खींच दी, ठीक है। और इधर क्या था, ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर होता है नॉर्थ, इधर साउथ। अब जी कहाँ पर है, देखो जी तो इधर है, मतलब इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच से मिलके एक डायरेक्शन बनेगा जिसको सब डायरेक्शन कहते हैं, तो वो डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के बीच में आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पर ये मैंने ये अपना है, तो नॉर्थ वेस्ट का ही हमारा आंसर है। देखो नॉर्थ वेस्ट, देखो नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर आगे दिया होगा। ये देखो अगला क्वेश्चन है, देखो फिर इसने डायरेक्शन पूछा है। देखो इसमें क्या है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू सी। आप इजीली कर लोगे, क्या बोल रहा है, ई का डायरेक्शन, ई किस डायरेक्शन में है, जब विद रिस्पेक्ट टू सी, जब विद रिस्पेक्ट की बात आती है मतलब उससे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब वहाँ से हम देखेंगे, मतलब सी से देखेंगे, सी से देख रहे हैं ई को। अगेन आप इस तरीके से सी से कंपेयर है विद रिस्पेक्ट ऐसे बना सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। आप देखो ये ई कहाँ आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, नॉर्थ और ईस्ट, मतलब सब डायरेक्शन बन के बना नॉर्थ और ईस्ट में होगा, आपका नॉर्थ ईस्ट का ही आंसर है इस तरीके से। देखो इस तरीके से ये हमारा आंसर है, इस तरीके से हो गया। देखो ये हमारा अभी तक कितने हमने कर लिए क्वेश्चन, मैंने आपको डिटेल में समझाया, ये इसको सब आई होप आप लोग समझ गए हो। देखो 2 मिनट में तो मैंने 5 स्लॉक्स के कर लिए क्वेश्चन, और इसमें भी आपको मान लो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स मैं बताता हूँ, वैसे तो 1 मिनट लगता है, आप 2 मिनट ही ले लो, उसके अंदर 2 क्वेश्चन हो गए, तो 7 क्वेश्चन हो गए मेरे 4 मिनट में। अब क्या होगा, जब आपके 7 मिनट मतलब 4 मिनट में ना 7 क्वेश्चन हो गए, तो आपके पास कॉन्फिडेंस काफ़ी आ गया होगा। अगर मान लो आप पहले से पजल ले लेते, वो बनती नहीं, या वो पजल लंबी होती, उसमें 6-7 मिनट लगते, आप सोच रहे पजल ही नहीं बन रही है, तो वहाँ पे पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ पहले हमें क्या कहते हैं, छोटे क्वेश्चन ढूंढने होते हैं जो इजी हों, क्योंकि पेपर में इजी क्वेश्चन दिए होंगे। तो अभी तक हमारे 7 क्वेश्चन हैं, तो आगे देखते हैं और क्या आया। देखो इस तरीके का ये आगे क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखो मैं इसको सीधा बताता हूँ, इसके अंदर क्या है, हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर इन वर्ल्ड, प्रमोशनल है, ईच ऑफ विच हैज़ अ मैनी लेटर बिटवीन दैम इन अ वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब कि इसके अंदर प्रमोशनल लेटर में कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं
जो इंग्लिश लेटर में बनते हैं, जब मतलब कि वर्ड में बनते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार। मैं इसको समझाता हूँ क्या से होता है। देखो जैसे कि एक वर्ड है, मान लो ये दिया है ए जे के और डी दिया है, तो देखो इसमें आप इंग्लिश पेयर के आपको ढूंढने हैं। तो पेयर ढूंढने के लिए क्या होता है, देखो या तो आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता है तो वो सबसे आसान रहता है, इसकी प्लेस वैल्यू इसके सामने लिख दो, इसकी प्लेस वैल्यू एक होती है, ठीक है। अब जे कितने पे आता है, ये 10 नंबर पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 4 पे आता है। तो आप इसको कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। ए के बाद क्या आता है, बी, यहाँ बी है नहीं है। फिर इसके बाद आता है सी, यहाँ सी है नहीं है, तो ये भी पेयर नहीं बना। और ए के बाद आता है फिर डी, हाँ ना, देखो ए के बाद बी सी डी, तो ये पेयर बन गया एक। अब फिर हम जे से जाएंगे, जे से देखो इंक्रीजिंग में जाते हैं हर बार, डिक्रीजिंग में कभी नहीं जाते हम। ए के बाद बी लेंगे, ऐसे नहीं कि एक ए से माइनस करके जे लिख लो। तो जे के बाद क्या आता है, जे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। जे के बाद क्या आता है, के, हाँ ये बन गया। और जे के फिर एल आ गया, तो ये नहीं बना, दो पेयर। फिर हम के से लेंगे, के से कोई इधर पेयर नहीं बनेगा। फिर डी से लेंगे, डी से देखो ई एफ जी नहीं आएगा। इस तरीके से बनाते हैं, नंबर से ले लो, एक के बाद दो आता है, तीन आता है, चार, इस तरीके से। फिर देखो 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12 आना चाहिए, 12 नहीं, 4 के बाद इधर करोगे 5 6 7 नहीं है। इस तरीके से बनता है। तो ये क्वेश्चन प्री में मतलब पूछा जाता है, तो आप इसको करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर सारे के सारे ना इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी। देखो प्रोमोशनल की, प्रमोशनल था ना, देखो पी इतने पे आता है, आर इतने पे, आपको प्लेस वैल्यू सारी याद होनी चाहिए। आप काउंट कैसे करोगे, तो 16 है, 16 के बाद आप ना ढूंढो, आप नंबर से काउंट करोगे तो ईजिली बन जाएगा। 16 के बाद 17 होना चाहिए, नहीं है, 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो पी से तो कोई नहीं बन रहा। फिर मैं इधर से जाऊँगा आर, जो 18 पे है, 18 से देखो 19 20 19 20, ये देखो दोनों तरफ ही काउंट करना है, ये बैकवर्ड भी काउंट होता है और फॉरवर्ड भी डायरेक्शन। अगर कुछ नहीं लिखा है तो दोनों तरफ करेंगे। देखो 16 से पीछे तो जा नहीं सकते, 18 से देखोगे तो 18 से 19 20 21 22 23 24 25 26 27 नहीं बना। अब 18 से इधर जाओगे ना तो माइनस मत करना, इधर से भी 18 से 19 ही लेना है, ये भी नहीं बचा। 15 से जाओगे, देखो 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं है। 15 से 16 17 नहीं बना। 13 से जाओगे 14 15 16 17 18 19 20, 13 से गए थे ना, 14 15 16, देखो 13 से 16 बन गया। अब ये एक पेयर बना। अब देखो 15 से जाओगे, 16 17 18 19 20 21 नहीं है। 15 से 16 17 18 देखो बन गया। देखो 15 के बाद 16 आना चाहिए, इधर इधर 17 आना चाहिए, नहीं है, इधर 18 आना चाहिए, तो 18 तो आगे 19, ये दो बन गए। अब 20 से जाओगे, देखो 20 से जाओगे, देखो आप 20 से ना जाओ तो चेक नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 20 से ना ये सारे छोटे हैं, ये 20 से छोटा है ना, तो कभी ज़्यादा तो आएगा नहीं इधर, और इधर भी ज़्यादा नहीं आएगा, तो छोड़ दो। अब 9 से है तो देखो 9 के बाद 10 11 12 13, 9 के बाद देखो 10 11 12 13 14 15 नहीं बना। 15 से देखो 16 17 18 नहीं बना। 15 से देखो 16 17 18 19 20 21 नहीं बना। अब देखो 15 तक हो गया। 14 से देखो, 14 से देखो यहाँ पे 14 से 15 16 नहीं बना। 14 से देखो 15 बन गया। फिर 15 के बाद आना चाहिए 16 नहीं बना। 17 18 19 20 21 नहीं बनेगा। अब एक से देखो, एक से यहाँ दो बनेगा नहीं। एक से देखो, एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बना। अब 12 से गिनोगे, 12 के बाद 13 और 14 बन गया। फिर 14 के बाद 15 भी आ गया। फिर देखो 16 आता है, 17 18 19 20 21 नहीं। तो देखो कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5, तो 5 पेयर बनेंगे। ये आंसर होता है। तो इस तरीके से ही इसको करना होता है। अगले पे चलते हैं। अगला क्या है, देखो अगला हमारा आया है, आपका अगला कौन सा आया है, 33 से मतलब 34 से 35 है। क्या है इसके अंदर, देखो ब्लड रिलेशन है। अब क्या करना है, देखो आप चाहो तो इसको कर सकते हो, मगर मैं बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन को अभी अटैम्प्ट ना करें। अभी देखो हमारे पास कितना हो गया, देखो अभी तक हमने क्या अटैम्प्ट करे हैं। देखो 2 मिनट में 5 क्वेश्चन सिलॉक्स के, और 2 मिनट में उसके मान लो क्या कहते हैं डायरेक्शन के 2, और ये 1 मिनट में 1 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, जो मैंने पिछला कराया था। अगर ज़्यादा टाइम लगे तो उसको छोड़ देना। तो 5 6 7 8 क्वेश्चन हमारे हो गए कितने मिनट में, 5 मिनट में हमारे 8 हो गए। तो इससे क्या होगा, अब हमारा कॉन्फिडेंस बनेगा। अब हमारे पास 15 मिनट है, तो 15 मिनट में आप पजल बनाना स्टार्ट करें सीधा, या कोई और क्वेश्चन बचा है बड़ा वाला 5 नंबर का तो उसे बनाएं। और देखो ये क्वेश्चन आप हमेशा एक क्वेश्चन लास्ट में छोड़ के रखना, जो आपको 2 3 नंबर का हो, ताकि ऐसा ऐसा होता है हर बार एग्ज़ाम में, ये होता है कि जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास एग्ज़ाम में लास्ट के 2 3 मिनट बच जाते हैं। तो उसमें क्या करें, आपकी पजल तो बन नहीं सकती, और या तो खाली बैठना पड़ेगा, या पजल बनाओगे तो पूरी बनेगी नहीं। तो इसको लास्ट के लिए कर लें हम, जब हमारे पास 1 2 मिनट बचेगा, ठीक है, लास्ट में
तो तब हम इसको ट्राई करेंगे। तो अब हम सीधा चलते हैं पज़ल के पास। ये देखो पज़ल पे लेके चलता हूँ। पज़ल पे लेने से पहले देखो 4 पज़ल आई थी, उससे पहले मेरा एक वो भी आया था, क्या कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। तो मैं कोडिंग डिकोडिंग पहले करूँगा, क्योंकि ये भी एक तरह की मतलब कि ये ईज़ी होता है। तो इसको देखो करने के लिए ना एक ट्रिक होती है, वो मैं इसको आपको बताऊँगा। पहले आप इसको ट्राई करें, क्योंकि मैंने इसकी ट्रिक जब मैंने IBPS क्लर्क के लिए सीरीज़ कराई थी ना 10 पेपर की, तो मैंने बताया था। तो मैं आपको इसके अंदर 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में आप इसको ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ ये किस तरीके से सॉल्व करना है। ये चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग है या ओल्ड पैटर्न। चलो उसको ट्राई करते हैं, 2 मिनट से ज़्यादा हो गए। देखो करना क्या होता है, जब भी देखो इस तरीके की कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, या इसको चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग या सब्सटीट्यूशनल कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। तो इसमें देखो होता क्या है, कभी भी इसमें होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सारे वर्ड ना, ये पूरे लाइन को, सेंटेंस को आप लिखोगे, रफ पेपर मिला होता है, फिर उसमें ये उसके सामने लिखते हैं, फिर इस लाइन को लिखते हैं, फिर तीसरी को, फिर इस तरीके से फोर्थ, चारों के चारों लाइनें लिखते हैं। ऐसे नहीं करना है। फिर उसमें से वो कोड ऐसे से ढूंढते हैं, जैसे कि मनी का ये है तो उसका ये, इसका इस तरीके से नहीं। तो मेरा सीधा मतलब तरीका है इसके अंदर, आप इस तरीके से इसके अंदर टेबल बनाओ। देखो टेबल बनाने से क्या फ़ायदा होता है, देखो सबसे पहले ये है, 4 वर्ड है फर्स्ट लाइन में, मनी, मेक्स, नोट, पर्सन। तो इसमें तो कोई कॉमन नहीं आएगा, तो देखो मनी लिख दिया, मेक्स लिख दिया, नोट और पर्सन। फिर अगली लाइन में जाओ, जो कॉमन है उसको नहीं लिखना, बाकी लिखना है। देखो लाइन ऊपर वाले में आया था, नहीं, तो मैंने लिख दिया। ऑफ आया था, नहीं है, तो लिख दिया। दा आया था, नहीं है। देखो मनी है, यहाँ मनी था, मनी मैंने लिखा नहीं, तो डबल नहीं लिखना, इसको हटा दो। फिर लिखा आता है मेक, मेक्स है कहीं, देखो मेक्स आ गया था तो नहीं लिखा होगा मैंने। आर है, आर नहीं तो आर मैंने लिख दिया। दा है, दा आ गया था। लुक, लुक भी नहीं आया था, लुक मैंने लिख दिया। अब देखो लास्ट लाइन बची है, नोट, नोट नहीं आया था, नोट आ गया था शायद, नहीं लिखा। लाइक, ये देखो ये लाइन है, ये लाइक है, ये अलग है, तो लाइक लिखना है। ऑफ, ऑफ आ गया था तो नहीं लिखा। तो इस तरीके से मैंने लिखा। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो अभी हमें 1 2 3 4
4 8 12 13 14 15 वर्ड नज़र आ रहे थे। तो यहाँ गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही वर्ड हैं इसके अंदर। अब करना क्या, आपको कॉमन जो जो भी मिलता रहे इसके अंदर फिल करनी है टेबल। मैं बताता हूँ किस तरीके से करनी है। ये देखो, सबसे पहले हम मनी पे जाएंगे। देखो मनी ये रहा, फर्स्ट लाइन है ना, तो मनी। तो इसका कंपेयर करो सेकंड से। तो इसमें देखो मनी है कहीं, हाँ है। जैसे ही मनी मिल गया, आप देख लेना कोई और कॉमन ना आ रहा हो। अगर कोई और कॉमन इन दोनों में आ रहा होगा तो फिर आप बता नहीं सकते हो। तो देखो इसमें क्या है, देखो मनी तो आ गया, मेक्स कॉमन है नहीं है, नॉट कॉमन है नहीं है, पर्सन है नहीं, तो मनी मनी है। तो देखो ठीक है, फिर ईजिली मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से हम करेंगे इसका कंपेरिजन। जब ये देखो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। इस करेंगे तो मनी ये रहा और मनी ये रहा। आप देखो कॉमन, देखो यूसी कॉमन है नहीं है, यूके है नहीं है, एन ही है नहीं, ओपी है। तो ओपी ओपी मैंने यहाँ पर ओपी इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। अब मैं मेक्स पे जाऊँगा। देखो मेक्स ढूंढो, इसमें इसमें मेक्स कॉमन था नहीं, तो इसका कंपेयर करो अब थर्ड से फर्स्ट का। मेक्स हाँ आ रहा है। अब साइड में देख लेना कोई और कम क्या कहते हैं कॉमन ना आ रहा हो। नोट है इसमें नहीं है, पर्सन है नहीं, तो हमें मेक्स का इजीली मिल जाएगा। मेक्स ये रहा मेरा, एक मेक्स ये रहा। तो फर्स्ट का थर्ड से करता हूँ। यूसी कॉमन है इसमें, यूसी हाँ यूसी आया तो आ रहा है। तो ठीक, मैंने ये रहा यूसी और यूसी, तो यूसी इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट में चलूँगा नोट पर। देखो नोट कॉमन है, देखो इसमें तो था नहीं, तो फोर्थ में देखो एक नोट ये रहा, एक नोट ये रहा, और तो कोई कॉमन इसमें है नहीं, कोई नहीं है। देखो लाइक और ऑफ आ नहीं रहा। तो अब कॉमन देखो यूके है, हाँ यूके और यूके, ये आ गया यूके। अब देखो हमारा पांचवा बचा। देखो जब हमें तीन तो कोड मिल गए, तो ऑटोमेटिकली जो बचा होगा वो पांचवा हुआ। तो एन ई इधर आ गया पर्सन का, पर्सनस का। अब देखो मैं जाऊंगा जब मेरी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। अब फर्स्ट लाइन का मेरे को कंपेयर नहीं करना है क्योंकि वो हो चुकी है। अब मैं सेकंड का कंपेयर करूंगा थर्ड से, क्योंकि फर्स्ट से करने का कोई फ़ायदा नहीं, फर्स्ट की तो पूरे हो गए हैं। सेकंड का करूंगा थर्ड से और फोर्थ से। देखो लाइन है, लाइन इधर कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ये लाइक है, ध्यान देना गलत तो ना हो जाएगा। ये लाइन है तो ये नहीं आ रहा। ऑफ है इसमें, हाँ ऑफ इसमें है, इसमें नहीं है। देखो ऑफ पहले में मतलब कि दूसरे में और फोर्थ में है, और तो कोई कॉमन नहीं है इसमें। देखो ऑफ है, लाइक लाइन है, ये लाइन लाइक अलग ठीक है नहीं है। तो इसमें कंपेयर करो सेकंड का किससे, फोर्थ से। ऑफ के लिए ऑफ देखो जे के है, इनमें जे और के कॉमन आ गया। मैंने जे और के इधर लिख दिया किस किस पे, ऑफ पर। लाइन का भी हमें मिला नहीं है, इस तरीके से लिखना है। फिर देखो ऑफ के बाद है दा। देखो दा कहीं कॉमन है, देखो फर्स्ट का करोगे सेकंड का करोगे थर्ड से। तो देखो दा इसमें हाँ आ रहा है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। देखो इसमें क्या कॉमन, ओपी हो गया, जे के हो गया। तो देखो आई टी बचा, आई टी आई टी, तो आई टी आ गया आपका दा का। और लास्ट बचा देखो मनी, मनी तो हो गया था। तो जब हमारा अब देखो दो कोड थे, चार लाइन थे, चार वर्ड थे, तो ये कोड तो मिल गया था और दो यहाँ मिल गए। तो जो बचा हुआ है वो लाइन का। लाइन का क्या आएगा आपके सामने, लाइन का आ जाएगा इस तरीके से एन एम। अब देखो हमारी दो लाइन पूरी होगी। अब थर्ड लाइन पे चलता हूँ मैं। थर्ड पे जैसे गया देखो मिक्स, मिक्स हो गया था, हाँ मिक्स है भी नहीं। आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। देखो आर का ढूंढना है मुझे, आर है कहीं, आर कॉमन कहीं नहीं है, तो उसको अभी हम नहीं देख ढूंढ सकते। अगला चलूँगा मैं, देखो दा भी हो गया था। लुक पे चलूँगा, देखो लुक है कहीं कॉमन, लुक लुक देखो लुक, आर लुक, लुक भी नहीं है, तो उसको छोड़ ही दो अभी। मतलब आर लुक के बीच में हम बता नहीं पाएंगे, इसमें पॉसिबिलिटी आएगी। जो यहाँ पर दो कोड बचे होंगे, कौन से बचे थे देखो, एक तो हमारा देखो यहाँ पर यूके हो गया, एक इस तरीके से देखो, एक आई टी भी हो गया, तो एक बचा था हमारा ओ एल बचा था, एक ये वाला बचा है शायद यू ई है, जो देख लेंगे अभी। वो इन दोनों में पॉसिबिलिटी आएगी। लास्ट में जाओगे देखो नोट हो गया, हाँ हो गया, लाइक हो गया, लाइक 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 नहीं हुआ, ऑफ भी तो हो गया था। तो अब देखो तीन कोड हैं, दो तो हो गए देखो मैंने काट रखे, बचा के वी इस तरीके से। तो वो इस तरीके से बनाना होता है ये। अब देखो मैंने यहाँ पर क्लियर बना रखा है, देखो सबके मैंने इस तरीके से यहाँ पर एक कोड लिख दिया है। देखो ये इस तरीके से कोड आ गया। शायद वी के बचा था हमारा, देखो यहाँ पर ये दोनों में पॉसिबिलिटी आ गई क्योंकि और कोई आर और लुक में था नहीं। अब इसके जब ये आपका बन जाता है, देखो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। इसके अंदर ये मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है। मैक्स टू मैक्स इसके अंदर 1.5 मिनट लगता है आपको टेबल बनाने में। जब आप टेबल बना लेते हैं तो फिर इसके सीधे सीधे 5 क्वेश्चन पूछता है। 1.5 मिनट में आपने बना लिए तो आपकी ईजिली आप मान लो आधे मिनट में तो सारे क्वेश्चन इसके टिक कर दोगे। तो देखो अब मैं दिखाता हूँ इस तरीके किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे इसने पूछा पर्सन्स, तो आपको ये नहीं देखना, आप यहाँ टेबल पे जाओ, आपकी टेबल बनी होगी रफ सीट पर। तो पर्सन्स देखो, पर्सन्स मैंने देखा ये तरीके एनी है, तो सीधा देखो एनी कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर दे रखा है मैंने यहाँ पर। अगला देखो सेम आर के लिए पूछा है, सीधा आर पे जाओ, आर ये रहा आर। तो अब देखो आर के तो दो कोड आ रहे हैं, यू के और ओ एल। अब देखो यू के है इसमें, ये रहा ओ एल भी है, दोनों ऑप्शन में आ गए। तो मतलब कि हम तो बता ही नहीं सकते अभी, तो इसमें पॉसिबिलिटी है या तो इसमें दोनों दिए होते आइदर और, तो आइदर और तो है नहीं, तो मतलब सी एंड डी हम बता नहीं सकते क्या इसमें कोड आएगा।
ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है देखो, ये इस तरीके से जब 2-3 वर्ड मिक्स करके देता है। लुक नॉट ऑफ, देखो लुक है कहीं इसमें, लुक है ठीक है, और नॉट है, नॉट ये रहा, ऑफ है, ऑफ ये रहा। अब इनसे मिला के एक कोड आपको ढूंढना है, और सी एन डी भी आंसर है। देखो पहले क्या है, यू नॉट, यू के कहीं आ रहा है, देखो यू के इसमें आ रहा है ठीक है, ये हो सकता है। इसमें यू के आ रहा है, देखो नोट में यू के तो आना चाहिए ना, देखो इसमें यू के नहीं है तो उसको काट दो। फिर देखो इसमें यू के है, इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों में से होगा, मतलब ये दो होंगे या ये होगा। तो यू के नोट तो आ रहा है। फिर हम ऑफ ढूंढते हैं। ऑफ देखो, ऑफ में क्या जे के, पहले में जे के है, नहीं है, काट दो उसको। दूसरे में जे के है, देखो यू के जे के आ गया। और तीसरे में क्या है, देखो तीसरे में देखो क्या है, वी के और ओ एल में से एक कोड होना चाहिए इसका, तो इसमें से एक ही होगा ना, वी के होगा या ओ एल होगा। तो यहाँ पर देखो ओ एल है, तो ये आंसर होगा। आप इसको ट्रिक मत करना कभी भी, काफ़ी स्टूडेंट गलत करते हैं क्योंकि इसने कोड पूछा है इसका, तो इसका कोड यही बनेगा। ये सी एन डी नहीं बनेगा, मतलब हम बता नहीं सकते। हम तो बता सकते हैं ना, देखो इन दोनों के कोड है, या इसमें से एक में से या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, इधर रोड का तो मतलब यही होता है। तो इसका कोड ये हो गया, देखो आंसर इसमें मैंने यहाँ पर दिया है। अगला देखो, इस तरीके से होता है। ये कंडीशन जब देता है जब हमारे कोई दो कोड मिलते नहीं हैं। जैसे यहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटी थी ना आर और यू में, तब पूछेगा इफ़ हाउ आर यू का कोड ये है ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ लुक, तब लुक का बताओ। तो देखो इफ़ में हाउ आर यू, तो देखो इसमें करना क्या होता है, देखो सीधा सीधा करना होता है। हाउ तो इसमें है नहीं, छोड़ दो उसको। इसमें से ये गया ना, ये वाला आपको लुक का पूछना है, तो इनमें से देखो ढूंढो, इन दोनों में से, लुक में से वी के और ओ एल में से कहीं दे रखा होगा कुछ ना कुछ कोड। देखो वी के ओ एल, तो ओ एल दे रखा है, ओ एल ये कट जाएगा, ओ एल ये कट जाएगा। और देखो ओ एल अब किसका हो गया, ओ एल हो गया आपका आर का। इन दोनों से तो मतलब नहीं है हाउ और यू से, तो तब बताना लुक का कोड क्या है। तो जब ये ओ एल यहाँ पर आ गया आर के पास तो लुक किसके पास आएगा, वी के मतलब लुक का कोड वी के हो जाएगा। तो वी के कहीं ऑप्शन में है, देखो ये रहा वी के, तो सी एन डी भी दे रखा है। कई लोग स्टूडेंट गलत कर देंगे, तो वी के इसमें आंसर है। ये देखिए अगला मेरा कोड है, देखो व्हाट इज़ द पॉसिबल कोड ऑफ नन। आप सोचोगे देखो नन ढूंढो, इसमें नन कहीं है, मैंने देखा नन नहीं है। अब काफ़ी स्टूडेंट जो होंगे वो सोचने लगेंगे कि ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। ऐसा नहीं, इसने पॉसिबल कोड पूछा है, क्या पॉसिबिलिटी है कोड की। तो देखो इसके करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, इसके अंदर हमको ऑप्शन से जाना पड़ता है। हम टेबल काम नहीं आएगी, तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कॉमन कोड है। जो कॉमन कोड है उनको हटा देंगे, जो बचा हुआ कोड होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो ओ एल कहीं दे रखा है, हाँ ओ एल इसमें है, तो ठीक है ओ एल तो भाई लुक के लिए आएगा, ओ एल या आर के लिए आएगा, तो ये तो ठीक है, ये नहीं हो सकता। वी के देखो वी के भी नहीं आएगा। यू सी है, देखो यू सी भी नहीं आएगा। और आई टी है, ये देखो आई टी भी नहीं आएगा। एम यू कहीं दे रखा है, देखो एम 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 यू नहीं है, तो एम यू होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से देखो ये इसका आंसर आएगा एम यू। तो देखो इस क्वेश्चन करने में ज़्यादा नहीं लगेगा, आपको 2 मिनट लगेंगे। अभी तक देखो हमने क्या 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 कर लिया है, देखो 5 क्वेश्चन तो हमने स्लॉक्स के कर लिए 2 मिनट में, और हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं किसके, डायरेक्शन के 2 मिनट में। एक हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया 1 नंबर का, और 5 क्वेश्चन ये कर लिए कितने, 2 मिनट में। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे इसके अंदर। ये देखो ये मिनट कितने हो गए, 2 2 4 6 7 मिनट हो गए, और हमारे पास 13 मिनट बचे हैं। और कितने क्वेश्चन हो गए, 5 5 10 13। आप देखो जिस पेपर के अंदर पहले पहले पजल आई थी, कठिन लग रहा था पेपर, अब उसके अंदर हम 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। मतलब 13 क्वेश्चन हमने कितने मिनट में कर लिए, 7 मिनट में। तो अब हमारे पास कितना बचता है, 5 5 10 11 12 13। अब हमारे पास देखो बचते हैं 13 मिनट। 13 मिनट मतलब कि 7 मिनट में 13 क्वेश्चन कर लिए, 13 मिनट बचते हैं। अब मेरे पास 4 पजल आई हैं। अब पज़ल भी करने का तरीका होता है, अब कोई स्टूडेंट पहली पज़ल उठा लेगा, दूसरी, अब आपने सारी पज़ल लिख रखी होंगी, देखो सारी पज़ल लिख रखी हैं आपके पेपर पे होगी। पहली पज़ल तो सर्कल वाली थी शायद मेरे हिसाब से, और दूसरी कौन सी थी, दूसरी शायद बॉक्स वाली थी, लेमन बॉक्स थे। तीसरी कौन सी थी, तीसरी थी आपकी डे वाली। और फोर्थ कौन सी थी आपकी, फोर्थ थी पोस्ट वाली, जो नई पज़ल आजकल जो आ रही है। तो आपको इसमें से डिसाइड करना है, पज़ल में से डिसाइड करना है, क्योंकि देखो 13 मिनट में 4 पज़ल नहीं बन पाएंगे, किसी की भी मुश्किल होता है। और ये पीओ का पेपर है, इसमें बहुत मुश्किल है। तो आप करना क्या है, इसमें से पज़ल लेनी है। अब हमें पज़ल वो लेनी है जो सबसे ईजी हो। तो आपने वहाँ पर जो एनालाइज करा था, वो वहाँ पर देखी थी पज़लें। देखो इसमें तो सर्कल था, इसमें सम इन सम आउट, तो मतलब कि थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूज़न होगा। फिर एक बॉक्स थी, बॉक्स में तो कुछ था नहीं शायद मेरे हिसाब से। फिर एक डे थी, डे में भी कुछ नहीं था। पोस्ट वाली नहीं है तो उसको छोड़ दो। तो सबसे पहले आप इन दोनों में से कोई सी भी कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले इसमें बॉक्स करता हूँ। तो मैं इस बॉक्स पजल पे चलता हूँ, देखता हूँ कि बॉक्स पजल कैसी आई है, क्या है इसके अंदर। इसके लिए देखो मैं आपको इसके लिए 3 मिनट देता हूँ, आप इसको ट्राई करना, और फिर मैं बताऊँगा इसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से ये बॉक्स पजल आपकी बनेगी। यहाँ पर देखो देखते हैं, बॉक्स पजल ये रही आपकी, बॉक्स पजल आ गई है, देखो बॉक्स पजल ही है, हाँ यही है शायद।
ये देखो, इसको बॉक्स पजल को ट्राई करो। ये आपको बॉक्स पजल की, 1 मिनट, इसको मैं इरेज करता हूँ। इसके लिए मैं 3 मिनट देता हूँ। आप 3 मिनट में इसको ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा किस तरीके से इसे पजल बनानी थी। चल रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा, देखिए दोबारा लगा के दिखाओ। खराब है पूरा, ठीक है। चलो उसको ट्राई करते हैं। मैं बताता हूँ क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखो, कभी भी पज़ल करनी हो, अगर आपको पज़ल का बेस्ट तरीका सीखना है तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में 100+ पज़ल की सीरीज़ चल रही है, उसमें मैं आपको पज़ल बताता हूँ किस तरीके से कैसे स्टार्ट करनी होती है। कभी हम फर्स्ट लाइन से क्यों करते हैं, कभी मिडिल से क्यों करते हैं, कभी लास्ट से क्यों करते हैं। वैसे यहाँ भी मैं डिटेल में बताऊँगा आपको। देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपको पढ़ना है। 11 बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये नाम है, इनको स्किप कर देना, ठीक है। नाम दे रखे हैं, आर प्लेस्ड वन अनदर सच डैट वन बॉक्स इज़ प्लेस्ड अबोव टू द अनदर। मतलब कि 11 बॉक्स दिए हैं, एक के ऊपर एक है, पहले के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरीके से है। तो देखो, जब भी हमें पजल स्टार्ट करनी होती है, सबसे पहले हमें फिक्स पॉइंट ढूंढना पड़ता है कि हमें कोई फिक्स पॉइंट मिल जाए, या तो हमें कोई पोजीशन मिल जाए बॉक्स की, या हमें कोई ना कोई फिक्स पॉइंट मिल जाए जिससे कि हमें हमारी पजल बन जाए। तो मैं पहले गया, के इज़ आइदर ऑफ टॉप मोस्ट, के इज़ आइदर टॉप मोस्ट बॉक्स और लोअर मोस्ट। मतलब बोल रहा है के या तो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है, 11 बॉक्स हैं तो या तो 11 नंबर का होगा या 1 नंबर का होगा। तो देखो, इससे हमें फिक्स पॉइंट तो मिल गया, पर इससे शायद हमारी पजल अभी बने ना, क्योंकि अगर मान लो इससे रिलेटेड पॉइंट भी ढूंढना होता है। अगर इससे रिलेटेड पॉइंट कोई नहीं है तो फिर ये हमारा फिक्स पॉइंट किसी काम का नहीं है। मैं जैसे ही आगे गया, 3 बॉक्सेस बिटवीन बी एंड के, देखो अब मिल गया ना, 3 बॉक्सेस बी एंड के। मतलब देखो, के 11 नंबर पे आएगा या 1 पर आएगा, उनके बीच में बी और के बीच में कितने हैं, 3 बॉक्स। तो हमें मतलब मिल रही है पजल, तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे इसको। देखो, इस तरीके से आपको बॉक्स बनाने हैं, ये बॉक्स बन जाएंगे। मैंने बनाया इस तरीके से,
क्योंकि यहाँ पर देखो नंबर इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें एक बॉक्स के बारे में ना बता रखा था कि के या तो 11 नंबर पे है या हमारा 1 नंबर पे। देखो मैंने सबसे पहले लाइन ग्रीन लाइन यहाँ पर हाईलाइट करी है। क्यों करी है? क्योंकि ये हमारा फिक्स पॉइंट है और इसके रिलेटेड आगे था, अभी मैंने बताया था प्रीवियस में क्या लिखा है, के इज़ आइदर टॉप मोस्ट बॉक्स और लोअर मोस्ट बॉक्स। मैंने बॉक्स बना लिए इस तरीके, जिस तरीके से जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी इंट्रोडक्शन पजल का कि लोअर मतलब बॉक्स के ऊपर इस तरीके से है, तो के टॉप मोस्ट है तो के इधर लिख लो, या तो दो पॉसिबिलिटी से बनेगा ये, और इस दूसरा इधर है ये, इस तरीके से। मैं आगे चलता हूँ, अब मैं इससे रिलेटेड पॉइंट ढूंढूंगा। देखो मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया के को। आगे मैं गया, क्या लिखा है देखो, येलो से करा है 3 बॉक्सेस बिटवीन बी एंड के, तो कोई ईजिली बन सकता है। के इधर है तो ऊपर तो कोई बॉक्स बनेगा नहीं क्योंकि 11 ही है, तो नीचे आएगा 1 2 3, तो बी इधर आ जाएगा। इधर देखोगे 1 2 3 बी, तो देखो बी और के बीच में 3 बॉक्स थे ना, तो इनके बीच में 3 बॉक्स आ गए। ये इस तरीके से हो गया। देखो आगे मैंने बनाया होगा, देखो बी एक पहली पॉसिबिलिटी में 7 नंबर पर, दूसरी में 5 पर। अब देखो बी और के तो आ गया हमारा, अब हमें आगे करना क्या है? देखो बी के आ गया तो अब हमें ना या तो हमें कोई फिक्स पॉइंट मिल जाए, जैसे बताया हो कि कोई बॉक्स आपका 1 नंबर पे बैठा या 9 नंबर पे, वो फिक्स पॉइंट हो गया, वो हमारा काम का है। या क्या मतलब, या हम इसी से रिलेटेड पॉइंट ढूंढेंगे, मतलब के और बी से ही ढूंढना है, और कोई हमारा कोई रिलेटेड पॉइंट नहीं है तो वो काम का नहीं है। तो मैं आगे चलता हूँ। देखो आगे चलने से पहले मैं यहीं पर बताता हूँ आपको, मैं आगे पढ़ता हूँ। यहाँ ये 2 लाइन तो हो गई हाईलाइटेड, क्या लिखा है, डी इज़ थर्ड अबो सी, ये काम का है। देखो कहाँ पर करोगे, थर्ड अबो है, कहीं पर भी हो सकता है, ये नहीं है तो इससे रिलेटेड पॉइंट ढूंढना है। ई इज़ फिफ्थ अबो एच, ये भी काम का नहीं है। ए इज़ अबो एफ, ये भी नहीं है। ई इज़ थर्ड बिलो सी, ये भी नहीं है। अब देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस अबो बी, बी तो है। आर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो सी, तो मतलब बी और सी से मतलब बी का पॉइंट मिल गया ना, तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये यही पॉइंट हमें आगे लेना है। देखो मैं आगे गया, देखो मैंने यही पॉइंट आपका हाईलाइट कर रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक। नंबर ऑफ बॉक्सेस अबो बी, देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इस तरीके से बनाते हैं, जितने बी के ऊपर बॉक्स हैं, आर इक्वल टू लिखा है ना नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो सी, इस तरीके से मतलब जितने बी के ऊपर हैं उतने ही सी के नीचे बॉक्स होने चाहिए। देखो बी और सी में से बी हमारे पास है, तो पहली पॉसिबिलिटी पे चलता हूँ। बी के ऊपर देखो कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4, तो सी के नीचे कितने होने चाहिए? 4। आप काउंट करो, देखो 1 2 3 4, तो सी कहाँ पाएगा? पाँचवीं पोजीशन में, क्योंकि बी के ऊपर भी कितने हैं, 1 2 3 4, और सी के नीचे भी कितने होने चाहिए? 1 2 3 4, क्वेश्चन में दिया है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे चलता हूँ। बी के ऊपर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो सी के नीचे कितने होंगे? 6 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, तो सी यहाँ आ जाएगा। आप देख सकते हैं, देखो ये वाला सारा पॉइंट मैंने आपको, सी यहाँ पर आएगा, और पिछली स्लाइड में समझा दिया सी यहाँ पर आएगा। अब क्या होता है देखो, अब हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, के भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब हमें के बी सी इन तीनों से रिलेटेड पॉइंट ढूंढना है। तो देखो आगे आगे चलते हैं। यहाँ पे 6% आई जे, ये भी ये काम के नहीं है। अब यहाँ जो हमारा बच्चा है, जो हमने स्किप कर दिया था, उसमें देखो डी थर्ड अबो सी, देखो डी थर्ड अबो सी। जब हमें डी मिल गया तो मतलब जब हमें सी मिल गया तो डी भी हमें इजीली मिल जाएगा। लिखा है ना डी इज़ थर्ड अबो सी, तो इसी पॉइंट को इम्प्लीमेंट करेंगे अगले लाइन में। ये देखो इसको भी कर सकते हैं, देखो मैंने ये वाला हाईलाइट कर दिया क्योंकि इधर भी सी का दे रखा है, कोई सा भी कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी कर सकते हो और या ये भी कर सकते हो, या ये दोनों एक साथ कर सकते हो। तो ये वाला कर लेते हैं जो मैंने हाईलाइट करा है। क्या लिखा है, आई इज़ थर्ड बिलो। देखो बिलो कैसे काउंट होता है, देखो बिलो में काफ़ी स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन होता है। थर्ड बिलो तो आप इस तरीके से करो, देखो फर्स्ट बिलो, सेकेंड बिलो और थर्ड बिलो। क्या स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 के बाद लिख देते हैं, वो गलत है। थर्ड बिलो देखो, एक बिलो यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा, तो सी यहाँ आई यहाँ पर आएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट बिलो, सेकंड बिलो, थर्ड बिलो, इस तरीके से आई यहाँ आएगा। मैं आगे चलता हूँ। देखो यहाँ मैंने जिस तरीके से बताया, आई एक बार इधर आएगा, थर्ड बिलो एक इधर। आप देखो डी को पॉइंट को ले सकते हैं क्योंकि डी भी सी में, यही मैंने शायद आगे देखो मैंने इसको छोड़ दिया, मगर कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। देखो अभी जितने पॉइंट बचे हैं उन्हीं से रिलेटेड करेंगे। देखो 6 बॉक्सेस बिटवीन, एक मिनट इसको ले लेते हैं यहाँ पर, 6 बॉक्सेस बिटवीन आई और जे। देखो आई है इसलिए जे आप इजीली कर सकते हो। तो देखो नीचे तो आएगा नहीं क्योंकि बॉक्स कम पड़ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, दोबारा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो जे इधर आएगा। इस वाली पॉसिबिलिटी में जाओगे, देखो जे और आई के बीच में 6 बॉक्स होने चाहिए, नीचे जाओगे तो बॉक्स कम पड़ जाएंगे, नीचे तो आएगा नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, तो जे इधर आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखो ये मैंने पॉइंट इंप्लीमेंट कर दिया। अब देखो हम जे जो जितने भी पॉइंट आए हैं इन्हीं से रिलेटेड अगले पॉइंट कुछ ढूंढेंगे। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। जैसे ही मैं अगले पॉइंट पे गया,
देखो ये वाला पॉइंट इसने अब लिया कि उसको पहले भी ले सकते, डी इज़ थर्ड अबो सी, तो सी ये रहा डी। तो अब थर्ड अबो क्या है, जैसे हमने बिलो काउंट करे थे वैसे ही हम अबो, थर्ड अबो है क्या है, डी है ना, थर्ड अबो सी से। देखो एक अबो, दो अबो और तीन अबो, तो डी यहाँ आ जाएगा। सिमिलर आप इधर जाओगे सेकंड पॉसिबिलिटी में, डी थर्ड अबो है सी के, देखो एक अबो, दो अबो, सी तीन अबो, तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आप अगली स्लाइड में देखेंगे ये इम्प्लीमेंट करके दिखाया, देखो डी इधर आ गया, एक बार डी इधर आ गया। अब देखो, अब हम इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई पॉइंट ढूंढेंगे। देखो अब क्या बचा है, देखो ई और एच का तो कोई लेना देना नहीं है, ए अबो एफ इसका भी कोई मतलब ही नहीं बनता अभी, तो देखो ना ए है ना एफ है। जी इज़ अबो, जी इज़ अबो जे, ये पॉइंट काम का, देखो यही शायद मैंने आगे लिया होगा, ये देखो यही है, यही है। देखो एक मिनट मैं यहाँ पर करता हूँ इसको, देखो क्या लिखा है, जी इज़ अबो सी, इसका मतलब है जी जो बॉक्स है अबो है सी के, हो सकता है इमीडिएट हो और हो सकता है ऊपर हो, फिक्स नहीं है। देखो पहली कंडीशन में जाओगे, इसमें क्या लिखा है, जी अबो जे, तो देखो जी अबो जे, तो जी इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, मगर इधर ऑलरेडी के है, तो जब ऑलरेडी के है तो एक ही पॉसिबिलिटी जी इधर ही आएगा। सेकंड में जाएंगे जी अबो जे, तो जे तो 11 नंबर पे आ गया, अगर जी को जे से ऊपर लोगे जी तो 12 बॉक्स हो जाएंगे, 12 तो है नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी कट गई। अब एक ही पॉसिबिलिटी हमारी बची। अब देखो मैं आगे चलता हूँ, देखो मैंने ये रेड कर दिया, अब यही पॉसिबिलिटी बची। अब देखो अब हमारे पास 2 पॉइंट बचे हैं, अब कोई ना कोई पॉइंट इसके अंदर देखो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं आगे चलता हूँ, देखो जैसे ही मैं आगे गया, ये देखो एक मिनट, ये देखो 2 पॉइंट बचे हैं हाईलाइटेड, ई इज़ फिफ्थ अबो एच, ठीक है, और ए अबो एफ। देखो ए अबो एफ को काउंट करोगे तो ए इधर आ सकता है, एफ इधर आ सकता है, या ए इधर एफ इधर, ए एफ, तो इधर काफ़ी पॉसिबिलिटी आ रही है, तो इसको नहीं करेंगे हम, इस वाले को करने की कोशिश करते हैं। देखो जो मैंने हाईलाइट करा है यहाँ पर, मैं बताता हूँ क्या लिखा है, इज़ फिफ्थ अबो एच, ये देखो इस तरीके से, ई फिफ्थ अबो है, 1 2 3 4, और ये हो गया एच, इस तरीके से तो बोला है एच के अबो, देखो एक अबो, दो अबो, तीन अबो, चार पाँच, तो इसको कहीं ना कहीं प्लेस करने की कोशिश करो। देखो मैं एच इधर लूँगा तो ई कहीं आ नहीं पाएगा, सारी फिल है बॉक्स, तो एच तो मैं इधर ले सकता हूँ, पर ई को लोगे देखो 1 2 3 4, तो इधर फिल नहीं आएगा। आप इधर लिखो एच को, देखो एच इधर करा, 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ के पाँचवा इधर, ऑलरेडी इधर भी नहीं आएगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची है, एच आपका यहाँ पर आएगा। एच यहाँ पर आएगा तो 1 2 3 4 5, ई इधर आ जाएगा, यानी कि एच पहले नंबर पर, ई छठे नंबर पर, ये देखो ये कर रखा है। अब देखो लास्ट पॉइंट बचा है जो अनहाईलाइटेड है, ई इज़ अबो एफ, ये इजीली मैनेज हो जाएगा। देखो ये मैंने रेड से यहाँ पर हाईलाइट करा है, इसका मतलब क्या है, ई इज़ अबो एफ, ई इज़ अबो एफ का मतलब है इमीडिएट भी हो सकता है या कोई इनके बीच में बॉक्स भी हो सकते हैं। अब देखो सारे यहाँ तक हमारे फिल हो गए बॉक्स, अब 2 ही हमारे पास बची हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक ही ए अबो एफ आ जाएगा। ये देखो इस तरीके से ये पज़ल बनती है। देखो मैंने आपको डिटेल में बताया, कभी भी पज़ल आप ऐसे बनाओगे, आपको शॉर्ट ट्रिक के बाई से भागोगे तो शॉर्ट ट्रिक तो कोई होती नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है तो आपकी पज़ल ईजिली बन जाएगी। अब देखो जब ये क्वेश्चन बन जाता है तो 5 क्वेश्चन पूछ सकता क्या है, मतलब कम भी पूछता है, वैसे 5 ही पूछेगा आपके इस एग्ज़ाम में। 1 मिनट पेन ले लेते हैं यहाँ पर, 5 पूछेगा, तो देखो 5 क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछ सकता है मैं बताता हूँ। ये पजल आपकी 2 मिनट में बन जाएगी, और एक मिनट में, मतलब 3 मिनट में तो पजल बन ही जाएगी। बाकी देखो इसके ऑप्शन क्या है मैं बताता हूँ। देखो पहला इसने बोला है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप मोस्ट बॉक्स, कौन सा टॉप मोस्ट बॉक्स है, मतलब सबसे ऊपर कौन सा टॉप मोस्ट, तो ये के, तो देखो के कहीं है, ये रहा, डी हो गया आपका आंसर। आगे पे गया, देखो आंसर दे रखा है, ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत बनने लगे हैं। सिंपल ना पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू इज़ अबाउट बी, बी के बारे में ट्रू क्या है। देखो सबसे पहले तो आप बी ढूंढ लो अपने चार्ट में, बी ये रहा मेरे पास। अब आपको सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इसने ट्रू पूछा है बी के बारे में। क्या लिखा है, बी ऑन फिफ्थ पोजीशन, देखो बी फिफ्थ पोजीशन पे कहाँ है, बी तो 7th पोजीशन पे, गलत। बी इज 7th फ्रॉम टॉप, देखो टॉप से 7th है क्या, 1 2 3 4 5वां है, 7th नहीं है, ये गलत हो गया। बी इज़ इमीडिएट अबो डी, देखो डी, बी इमीडिएट अबो है डी के, गलत है, ये तो इमीडिएट बिलो है, ये भी गलत हो गया। बी इज 7th फ्रॉम बॉटम, आप देखो कि 7th ही आ रहा है, ये सही है। नॉन ऑफ दीज होगा नहीं, तो आंसर नंबर मेरा डी है। आगे चलते हैं, देखो ये देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है, फाइंड द ऑड वन, इनमें से ऑड वन करो। तो देखो ई दे रखा है, ई कहाँ पर है मेरा, ई ये रहा, मैंने इस तरीके से बता दिया। डी कहाँ पर है, डी ये रहा। जे, जे ये रहा 9वें नंबर पर, और ए आपका ये है 4 पर, और आई दे रखा है, आई दे रखा है 2। देखो अब इसमें से ऑड वन फाइंड करना है, तो कोई ना कोई पैटर्न होगा। देखो
ये 2 नंबर पे, ये 4 पे, ये 6 पे, ये 8 पे है। तो इसमें इवन ओड का कॉन्सेप्ट इजीली लग जाएगा। देखो एक तो 2 पर है, एक 4 पर, एक 6 पे, एक 8, एक 9 पर है, मतलब कि आई ओड हो गया, क्योंकि ये और फ्लोर पर रहता है। तो ये मेरा आंसर हो गया। अगले पे चलते हैं। इसमें जे दे रखा है, 1 मिनट। हाँ जे ही था, देखो मैंने यहाँ पे गलत बता दी, जल्दीबाजी में मिट गया था। जे है ये, जे है, इसका जे आंसर है। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। ये देखो, हाउ मैनी बॉक्सेस बिटवीन जी एंड सी। जी और सी के बीच में कितने बॉक्सेस है। तो सबसे पहले जी ढूंढो, जी जेरा जी मेरा, और सी ढूंढो सी। और अब इसमें सीधा काउंट कर लो, 1 2 3 4। 4 कहीं दे रखा है, हाँ डी नंबर पे ये आंसर है। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। ये देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस अबो सी, जितने सी के अबो हैं, इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो क्वेश्चन मार्क। मतलब जितने सी के ऊपर हैं उतने ही किसी बॉक्स के नीचे होने चाहिए, यही तो मतलब है। यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो देखो सी के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सी के ऊपर 6 हैं, तो किसी कौन सा बॉक्स होगा जिसके नीचे 6 हैं। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद ये 7वां आएगा, जब भी तो आएगा। देखो बी आंसर इस तरीके से आएगा। ये देखो, तो देखो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो गए। अभी तक देखो हमने क्या करा है। देखो अभी तक शायद हमने 13 क्वेश्चन तो कर लिए थे, 13 ही करे थे ना, और हमारे पास 13 मिनट बचे थे। तो इस क्वेश्चन को करने में आपको मैक्स टू मैक्स में बता देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट लगेंगे। तो 4 मिनट लगेंगे तो कितना हो गया आपके पास। देखो अब आपके पास 9 मिनट बचते हैं। 9 मिनट बचते हैं ना, तो और क्वेश्चन कितने हो गए, 13 में आप 5 जोड़ोगे तो 18 क्वेश्चन हो गए। लगा लो ये 18 क्वेश्चन कर लिए इसके अंदर, जो पेपर हमें देखने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में पजल पजल आई थी। अब करना क्या, देखो मैं देखो दोबारा काउंट कर लेता हूँ मैं क्या क्या बचा था। देखो 5 हमने स्लॉक्स करे थे 2 मिनट में, फिर 2 डायरेक्शन करे थे शायद, हाँ 2 ही करे थे 2 मिनट में। एक क्वेश्चन करता सिंपल वाला 1 मिनट में। कोडिंग डिकोडिंग करी हमने, 5 क्वेश्चन करे थे हमने, 3 मिनट मान लो उसको। और इसको करा हमने, पजल को हमने कितने करे, 5 क्वेश्चन करे, इसमें 4। अब इसे कैलकुलेट करो, 5 5 10 15 18 तो क्वेश्चन हो गए आपके। और मिनट कितने हो गए, देखो ये देखो 4 8 ये देखो 4 3 7 8 9 10 12 मिनट हो गए। यानी कि आपके पास अब 8 मिनट बचे। देखो 8 मिनट काफ़ी अच्छा टाइम होता है, और कोई स्टूडेंट 8 मिनट का यूटिलाइज़ कर लेगा, मतलब कि 2 पजल बन जाएगी। जहाँ उसके 18 अटैम्प है उसके 28 हो जाएंगे। तो अभी हमने देखो एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, कौन सा वाला, एक तो क्वेश्चन छोड़ा हुआ था क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन का, वो 2 नंबर का है। तो देखो अभी आपके पास 8 मिनट बचे हैं। तो मेरा मतलब कहना यही है कि आप ये 8 मिनट में पजल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर पजल बनती है ना तो सीधा 5 नंबर देगी, क्योंकि वो तो लास्ट के लिए अगर आपके पास 1 2 मिनट बचे हों। तो देखो मेरे पास 8 मिनट है, अब मैं 2 ही पजल बना पाऊंगा इसके अंदर। कोई जिसकी पजल अच्छी है वो और भी बना सकता है। तो देखो आपको डिसाइड करना है। अब हमारी पजल हो गई, अब हमारे पास पजल कौन कौन सी बची है। देखो एक तो पजल हमारी बची है सर्कल वाली, उसमें इन आउट है। जब भी इन आउट होता है तो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको डायरेक्शन ढूंढना पड़ता है, और साथ में ही उसमें कभी देखो आउट है तो डायरेक्शन बदल जाएगा, लेफ्ट बदल जाएगा, राइट, और इन है तो फिर लेफ़्ट राइट अलग होता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है इन सवालों से। एक हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, एक तो हमारे पास है मंथ बेस, जिसमें 2 मंथ हैं, और नहीं 4 मंथ है और 2 डे हैं, हाँ वो कर सकते हैं। और एक बता रहा था पोस्ट वाला। देखो पोस्ट वाला थोड़ा सा नया होता है, तो उसमें अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो कर सकते हैं, तो नहीं तो मेरे हिसाब से अभी देखो, अभी आपको ना इसमें करना चाहिए मंथ वाला। तो मंथ वाले को ट्राई करते हैं। मैं आपको इसके लिए देखते हैं कितना मिनट देता हूँ, क्वेश्चन देखते कहाँ है मंथ वाला। ये देखिए आगे बढ़ते, शायद आगे ही था, ये ही है। देखो देखने में ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है। 1 मिनट, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को अब आपको मैं 3 मिनट देता हूँ, क्योंकि हमारे पास 8 मिनट बचे हैं। इसको 3 मिनट में ट्राई करो, फिर मैं बताऊँगा किस तरीके से, किस अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको कीजिए इसको।
चलो उसको ट्राई करते हैं क्या था इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले तो पजल पढ़नी पड़ेगी। इसके अंदर पजल में क्या लिखा है, 8 पर्सन्स है, नाम दिए हैं, छोड़ो। आर बोर्न ऑन डिफरेंट डेट इन अ मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च और नवंबर, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। ठीक है, ईच ऑफ दैम बोर्न आइदर 15 और 17 ऑफ द मंथ। देखो इतना पढ़ने से हमें पता चला ये मंथ बेस्ड पजल है। इसमें 4 मंथ है, 2 डेट हैं। कौन सी 2 डेट पे पैदा होते हैं, एक तो 15 पे, एक 17 पे। बाकी यहाँ से यहाँ तक यहाँ पजल है। तो देखो सबसे पहले तो जैसी इसने जो जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी, मतलब कि क्या है, देखो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में और नवंबर में इस तरीके से ड्रॉ कर लेना, टेबल बना लेना। जनवरी में 31 डेज होते हैं, 28, और फरवरी में 28 या 29 है, क्योंकि ईयर दिया नहीं है इसने। मार्च में 31, और ये इस तरीके से लिखना काफ़ी काम करेगी। देखो जनवरी में 2 डेट इसी तरीके से लिखना है आपको, जिस तरीके से मैं टेबल, ऐसे नहीं कि जनवरी यहाँ पर एक 15, यहाँ पर एक 17, वो गलत हो जाता है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा। गलत तो नहीं होता, मतलब बहुत टाइम लगेगा उसको बनाने में, ये इस तरीके से। तो देखो ये अब बना लिया। देखो अब हम सबसे पहले पजल पे चलते। पजल में जाने से पहले हमें वही इस क्या कहते हैं, सबसे पहले ना पॉइंट ढूंढना पड़ता है। मैं देखो यहाँ पर आपको पॉइंट ढूंढ के बताता हूँ। कोई आपका क्या कहते हैं फिक्स पॉइंट है नहीं है, उसी से हम स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर मुश्किल है। देखो ए आर इज़ यंगर देन पी, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, कहीं पर भी आ सकता है। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर डब्ल्यू इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर टी। देखो अभी तो कुछ ना डब्ल्यू पता ना टी पता, तो उसमें काफ़ी पॉसिबिलिटी आएंगी, इसको छोड़ेंगे। फिक्स पॉइंट ढूंढना, यू इज़ बॉर्न इमीडिएट अबो यू और बोथ ऑन डिफरेंट मंथ, मतलब कि यू वी के ऊपर है, दोनों डिफरेंट मंथ में, तो इसमें भी काफ़ी पॉसिबिलिटी आएंगी। अभी हम बता नहीं सकते, शायद 3 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी अब भी इसमें। 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन आर एंड पी, ना आर का पता ना पी। मिनिमम 3 पर्सन यू एंड एस, मतलब मिनिमम होने चाहिए 3। और पी बॉर्न इन अ मंथ विच हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ डेज। अब देखो जैसे ही मेरे को ये पॉइंट मिला, पी बॉर्न इन अ मंथ विच इज़ अ लोएस्ट नंबर ऑफ डेज, तो अब ये पॉइंट मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। लोएस्ट नंबर ऑफ डेज किस में होंगे, फरवरी में ही तो होंगे, या तो 28 होंगे या 29 होंगे। तो पी हुआ या तो 15 को हुआ होगा या 17 को। देखो यही मैंने शायद लिया होगा पॉइंट, देखो हाईलाइट करके यहाँ पर बताया है। पी इज़ बॉर्न इन अ मंथ विच हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ डेज। पी उस मंथ में पैदा होता है जिसमें सबसे कम नंबर डेज हैं। तो फरवरी में होंगे 28-29 में, पर इसने डेट नहीं बताई, तो हम पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। पी या तो 15 को आएगा या पी 17 को आएगा। ये देखिए अगली स्लाइड में यही मैंने इंप्लीमेंट करके दिखाया। अब करना क्या होता है, देखो अब हमें पी मिल गया, पी से ही रिलेटेड पॉइंट कोई ना कोई ढूंढना है, तभी हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद पॉइंट होगा या कोई स्पेसिफिक पॉइंट मिल जाए। तो देखो अब देखो पी से, देखो यहाँ पर ये आर इज़ यंगर देन पी, तो अभी तो कोई मतलब नहीं है, मतलब कि आर पी से छोटा है। जब देखो छोटा है तो कहाँ पर आएगा आपको पता होना चाहिए। देखो जनवरी वाला तो पहले पैदा हुआ होगा, फिर उसके बाद फरवरी वाला, फिर मार्च, फिर अप्रैल। तो आर कहाँ पर आ सकता है, देखो आर इन जगह पे आ सकता है। मैंने लाइन ड्रॉ करी है ना, यंगर है ना, मतलब उससे छोटा है। इससे पहले होता तो बड़ा होता, तो ये इस जगह आएगा। देखो इस ये तो काफ़ी जगह, इसको छोड़ दो। आगे पढ़ते हैं। देखो नंबर डब्ल्यू यू, आगे से पढ़ना तेजी से। 2 पर्सन बॉन्ड बिटवीन आर एंड पी, अब देखो बन सकता है 2 पर्सन है आर एंड पी के बीच में, और आर यंगर देन है पी से। इन दोनों को कंबाइन करके करोगे तो पॉसिबिलिटी कम बनेगी। देखो यही मैंने करा है। देखो 2 पर्सन बॉन्ड बिटवीन आर एंड पी। अगले में मैंने देखो ऑरेंज से फिर एक पॉइंट लिया, ये आर यंगर है। देखो आर और पी के बीच में 2 हैं, तो इसके अंदर देखो आर और पी के बीच में 2 आएंगे, तो ऊपर तो आएगा नहीं, तो इसमें तो फिक्स है 1 2 3 आर यहाँ आ जाएगा। पर इस वाली पॉसिबिलिटी में जाओगे तो देखो 1 2 आर यहाँ भी आ सकता है, और 1 2 आर यहाँ भी आ सकता है। तो हमारी 3 पॉसिबिलिटी। अगर आप इसको पढ़ोगे यू इज़ यंगर देन पी, मतलब कि यू छोटा है, यंगर का मतलब छोटा है पी से, तो मतलब पी के बाद पैदा होगा आर, तो आर यहाँ पर तो आ नहीं सकता, तो एक पॉसिबिलिटी कम हो गई, तो आर हमारा यहाँ आएगा। ये देखो यही मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। 2 पर्सन इनके बीच में, और आर यंगर है, मतलब आर बाद में पैदा हुआ है। अब देखो जब पी और आर मिल गया, पी और आर से कोई रिलेटेड पॉइंट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई और फिक्स पॉइंट हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ डब्ल्यू को दे रखा है और ये टी दे रखा है, कुछ लेना देना नहीं। यू वी ये भी नहीं है, ये मतलब कुछ मिल नहीं रहा अभी। यहाँ पर भी देखो मिनिमम 3% यूएस। टी ये देखो ये मिल गया, टी इज़ बॉर्न इन अ मंथ विच हैज़ 30 डेज एंड बॉर्न ऑन प्राइम डेट। देखो इसका मतलब समझते हैं। देखो मैंने ये हाईलाइट करा है, किससे हाईलाइट करा है, ये मैंने इससे क्या कहते हैं आपका वैल्यू से करा है। देखो टी इज़ बॉर्न इन अ मंथ विच हैज़ 30 डेज, तो इतना ही पढ़ो, मतलब पी कुछ महीने में पैदा हुआ जिसमें 30 डेज़ है। आप इसी में से 30 डेज़ लोगे, अलग से तो लोगे नहीं। देखो जनवरी में नहीं है 30, इसमें फरवरी में आ नहीं सकते, मार्च में होते नहीं है, तो मतलब पी यहाँ पर पैदा हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। पर आगे पढ़ोगे एंड बॉर्न ऑन अ प्राइम डेट। देखो प्राइम डेट पे पैदा हुआ, मतलब 30वें महीने में पैदा हुआ, मतलब 30 दिन वाले महीने पैदा हुआ, और प्राइम डेट पे। तो प्राइम डेट का मतलब आपको पता होगा, प्राइम वो होता है
प्राइम नंबर वो होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं, मतलब कि दो फैक्टर का मतलब है एक तो वो खुद से डिवाइड हो जाए और दूसरा वो एक से हो जाए। एक कभी प्राइम नंबर नहीं होता, एक को प्राइम नंबर मत लेना। तो देखो 15 के दो फैक्टर हैं क्या, देखो आप देखो कि 15 किससे डिवाइड हो रहा है, 15 किससे हो रहा है, देखो 15 तो 15 से हो रहा है, ठीक है, एक से भी हो रहा है, दो फैक्टर तो हो गए, और 5 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 फैक्टर हो गए। पर 17 जाओगे तो 17 प्राइम नंबर है, क्योंकि 17 के फैक्टर देखोगे 17 तो 17 से डिवाइड हो रहा है और एक से डिवाइड हो रहा है, और तो किसी से नहीं हो रहा, तो ये प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर होता है, मैंने कई बार आपको प्रीवियस सेशन में बताया है। तो देखो टी उस महीने में पैदा हुआ जिसमें 30 डेज है, यानी नवंबर में, और प्राइम डेट यानी कि टी इधर आएगा 17 में, टी इधर आएगा। आगे चलते हैं, देखो यही मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट करा हुआ, टी देखो 30 वाले महीने में पैदा हुआ है और प्राइम डेट पर। अब देखो मेरे पास ये 3 आ गए, कौन से 3 आ गए, पी आर और टी, और इसी से कोई रिलेटेड पॉइंट ढूंढना है। देखो ये हाईलाइटेड करा है, ये तो अब मतलब कि नहीं। अब देखो पहले चलते हैं शुरू से, देखो नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर टी, ये बन जाएगा। इसका मतलब है जितने टी डब्ल्यू से पहले पैदा हुए हैं उतने ही टी के बाद, देखो टी है तो डब्ल्यू भी मिल जाएगा। यही पॉइंट शायद हमने अभी लास्ट में बॉक्स में भी करा था। इस तरीके से देखो मैंने हाईलाइट करा है ग्रीन से, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर डब्ल्यू, देखो जितने डब्ल्यू से पहले पैदा हुए हैं वो बराबर हैं, आर इक्वल लिखा है ना, आर इक्वल का साइन लगाया, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर टी, टी के बाद। अब देखो टी और डब्ल्यू में से कोई मिल जाए एक तो दूसरा मिल जाएगा, तो डब्ल्यू तो कहीं है नहीं, टी मिल गया, तो टी के बाद कितने पैदा हुए, टी के बाद कोई नहीं है, जीरो है, तो डब्ल्यू के पहले कितने आएंगे, जीरो, मतलब सबसे ऊपर। टी के बाद इधर कितने हैं, जीरो, तो डब्ल्यू से पहले जीरो। देखो इस तरीके से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब देखो हमारे पास कौन ये मिल गया, डब्ल्यू मिल गया, पी आर और डब्ल्यू पी आर टी, और इसी से पॉइंट हमें कोई ना कोई रिलेटेड ढूंढने पड़ेंगे। कोई मिलता है ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरे पॉइंट को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखो यू इज़ बॉर्न इमीडिएट अबोव बी, इसका मतलब है यू एकदम ऊपर पैदा हुआ है, एकदम ऊपर उसके इमीडिएट अबोव है, और बट बोट बॉर्न ऑन अ डिफरेंट मंथ, मतलब डिफरेंट मंथ में होंगे, ऐसे नहीं कि दोनों मार्च में है, एक मान लो जनवरी में है तो दूसरा फरवरी में आएगा, क्योंकि एक तो इमीडिएट है और दूसरा डिफरेंट में। और कोई पॉइंट है, देखो मिनिमम 3% बिटवीन यू एंड एस, इससे कोई लेना देना नहीं, ये बन नहीं पाएगा अभी। तो देखो मिनिमम तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ये पॉइंट लेंगे हम। देखो मैंने यहाँ पर अगेन आपका ब्लू से यहाँ पर ये हाईलाइट करा है, ये देखो यू बॉर्न इमीडिएट अबो वी, मैंने बताया था यू इमीडिएट अबो वी बट डिफरेंट मत। देखो यहाँ पर यू वी तो आ नहीं सकता, क्योंकि दो पोजीशन हमें खाली चाहिए, दो पोजीशन ढूंढते हैं, देखो दो पोजीशन इसमें ये खाली हैं और यहाँ पर एक है, इधर तो आएगा नहीं, तो इधर यू आएगा इधर वी आएगा। और देखो इमीडिएट अब हो गया, इसमें डिफरेंट मंथ भी आ गया, एक फरवरी एक मार्च, ये वाली बन गया। दूसरे में चलते हैं, देखो इसमें दो दो हैं तो इधर आ सकता है, ठीक है, पर इधर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यू वी करोगे दोनों तो इमीडिएट अब वो तो हो जाएगा, मगर डिफरेंट मंथ नहीं है, सेम मंथ में है, तो ये गलत हो गया। तो यानी कि यू इधर आएगा वी इधर आएगा, एक जनवरी में एक फरवरी में, और कोई जगह नहीं है इसकी। तो मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, देखो यही मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा है, यू इमीडिएट अबो बी और बोथ बॉर्न डिफरेंट मंथ्स, ये काफ़ी पॉइंट पूछा जा सकता है आपको। अब देखो अब आपका एक लाइन पॉइंट बचा है, वो पॉइंट को एडजस्ट कर दो, कौन सा पॉइंट, ये देखो मैंने रेड से हाईलाइट करा है, ये हाईलाइट करोगे या तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी आएंगी, अगर पॉसिबिलिटी नहीं आएगी तो फिर मतलब कि एक कटेगा। देख क्या बोलते हैं, मिनिमम 3% बॉर्न बिटवीन यू एंड एस, इसलिए देखो ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है। काफ़ी स्टूडेंट इसमें भी गलत करते हैं। मिनिमम का मतलब पहले समझो, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, मिनिमम 3% होने चाहिए यू और एस, मतलब मिनिमम का मतलब है या तो उनके बीच में 3 हो, ठीक है, या 3 से ज़्यादा हो, दोनों चलेंगे। पर अगर 3 से कम है तो मिनिमम की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। अब देखो यू एस कहीं है, देखो यू ये रहा, ठीक है, पहली वाले में एस नहीं है, तो एस तो होना ही नहीं है, क्योंकि अभी कंडीशन और जगह ये बची है। तो मैं इधर एस करता हूँ प्लेस, तो यू और एस के बीच में कितने हो गए, 1%, तो ये तो बोल रहा है मिनिमम 3, गलत। तो एस को चलो मैं नीचे रख के देखता हूँ, एस मैंने ये रखा, तो इनके बीच में कितने हो गए, 2, तो ये कंडीशन कभी बनेगी नहीं, ये पॉसिबिलिटी कट जाएगी, क्योंकि मिनिमम 3 होने चाहिए। अब देखो इसके अंदर मिनिमम 3, देखो यू ये रहा, एस करो देखो 1 2 और 3 होने चाहिए ना मिनिमम, तो एस इधर ही आएगा, इधर करोगे तो 2 हो जाएगा और नीचे आ नहीं सकता, तो फिक्स हो गया आपका, एस इधर आ जाएगा। ये देखिए अगले पॉइंट में मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी कट गई और एस इधर आ गया। आप एक मेंबर का नाम बचा है उधर लिख देना, ये पज़ल पूरी बन जाएगी। तो ये जो मेंबर बचा था यहाँ पर लिख दिया क्यों। अब ये जब ये क्वेश्चन होता है तो इसके बेसिस पे वो 5 क्वेश्चंस पूछता है तो इस पजल पर। तो अब हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन होगा। ये देखिए पहला पूछा है, देखो ये भी काफ़ी मतलब कि स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, यही इसलिए मैंने ये पॉइंट दिए हैं यहाँ पर। हु इज़ द यंगेस्ट अमंग दैम, मतलब इनमें से सबसे यंग कौन है। अब देखो क्या होते हैं स्टूडेंट ना, सबसे जल्दी जल्दी में ये कर देते हैं कि सबसे पहले, मतलब ये सबसे पहले यंग
ऐसा नहीं होता। यंगेस्ट का मतलब होता है वो पर्सन जो सबसे बाद में पैदा हुआ होता है, वही तो यंगेस्ट होगा। मान लो आज ये मान लो चलो ये 2000 क्या कहते हैं आपका 20 ही चल रहा है, तो जनवरी में जो पैदा हुआ है और एक दिसंबर में पैदा हुआ है, ठीक है, तो इनमें यंगेस्ट कौन होगा? यंगेस्ट का मतलब किसकी कम उम्र होगी? तो जनवरी में जो पैदा हुआ है उसको तो 12 महीने हो गए होंगे, और जो दिसंबर में हुआ है उसको तो अभी पैदा हुआ है, तो यही यंगेस्ट हुआ। तो यही ये लॉजिक यहाँ लगाना है। हु अमंग द फॉलोइंग हु इज़ द अमंग हु इज़ द यंगेस्ट अमंग दैम, इनमें से कौन सा यंगेस्ट है? तो यंगेस्ट मतलब जो सबसे बाद में पहले पैदा हुआ होगा, मतलब टी है। देखो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, देखो इसमें डब्ल्यू भी दे रखा है, ताकि काफ़ी स्टूडेंट इसको टिक करके और गलत कर दें, ताकि आपकी पजल तो आपने पूरी मेहनत करके बनाई, मगर ऑप्शन गलत कर दिए तो कोई पजल बनाने का मतलब ही नहीं है। तो डी होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, आंसर डी टी होगा। देखो ये आंसर दे रखा है यहाँ पर। अब देखो जब मैंने आपको यंगेस्ट बता दिया तो ओल्डेस्ट आपको इजीली पता चल जाएगा। इनमें से सबसे ओल्ड कौन है, मतलब जो सबसे पहले पैदा हुआ होगा, रिवर्स हो जाएगा, यंग मतलब बाद में, ओल्ड माने जो सबसे पहले पैदा होगा। तो डब्ल्यू सबसे पहले पैदा हुआ है, ए आ गया ऑप्शन। आगे चलते हैं। ये देखो ये पूछा फाइंड द ओड वन आउट, तो इसके अंदर तो देखो आपको देखना पड़ेगा। डब्ल्यू दे रखा है, ये रहा, ऐसे बना लो, यू ये रहा, ठीक है, वी ये रहा, आर ये रहा, और नन ऑफ दीज है। तो देखो देखो डब्ल्यू यू वी टी, देखो तीन तो इसमें 15 वाली डेट को पैदा हो रहे हैं, मतलब कि आपके 15 वाली डेट को पैदा हो रहे हैं, और एक हो रहा है यू आपका 17 को। तो ये वाला आपका यू अलग हो गया ना, क्योंकि ये प्राइम नंबर डेट है, बाकी प्राइम नहीं है। बाकी और डेट पे ये प्राइम नंबर पे है। आप कंफ्यूजन करके कई इसको गलत भी कर सकते हैं, वो उसका नॉन ऑफ दीज भी कर सकते हैं, क्योंकि और बताना है। तो देखो ये नॉन प्राइम नंबर पे, ये प्राइम नंबर पे, तो यू आएगा इसमें। देखो आंसर यू मैंने लिख रखा है, नहीं तो कोई स्टूडेंट करेगा भाई सारे आपके ऑड नंबर है, उस बेसिस पे भी गलत हो सकता है। अगला क्या है, हु हाउ मैनी पर्सन बॉर्न आफ्टर द वन हु इज़ सेकंड अबो आर। देखो ये क्वेश्चन जो सेम क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका क्लर्क में पूछा गया था, इसी तरीके से एक पजल में पूछा गया था, एक क्वेश्चन था। तो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी पर्सन बॉर्न आफ्टर द वन हु इज़ सेकंड अबो आर। देखो सेकंड अबो आर, पहले आपको सेकंड अबो आर ढूंढना पड़ेगा। सेकंड अबो आर है ना, एक अबो दो, यानी क्यू। उस हाउ मैनी पर्सन बोर्न आफ्टर, अब इसके कितने पैदा हुए हैं, कितने हुए हैं, तो एक दो तीन, तीन आंसर आएगा। इस तरीके से घुमा के पूछा है, ये देखो तीन। लास्ट क्वेश्चन है, ये तो इजी है, हु बॉर्न ऑन 17 मार्च, सीधा जाओ 17 मार्च में, एस ये हो गया एस। तो देखो ये इस तरीके से ये हमारी पजल यहाँ पे सॉल्व हुई। और देखो हमने 4 मिनट में, मतलब ये 4 मिनट में, तो आप 3 मिनट दिए थे, मैंने 3 मिनट में इजीली पजल बन जाएगी। 4 मिनट में इसके 1 मिनट में ऑप्शन टिक हो जाएंगे। तो अभी तक हमने कितने कर लिए, देखो हमने शायद 18 कर लिए थे, 18 5 23 क्वेश्चन हो गए, और कितने मिनट में हो गए हमारे, सिर्फ हमारे पास 4 मिनट बचे हैं। तो देखो अब 4 मिनट बचे हैं, अब 4 मिनट में करना है। काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिसकी मतलब कि पजल अच्छी भी नहीं है, एवरेज भी है ना, तो 4 मिनट में वो पजल बना लेगा। मेरे हिसाब से देखो अभी 2 पजल बची हैं और एक ब्लड रिलेशन बचा है। तो आप ब्लड रिलेशन पे मत जाओ, वो तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, उसमें से 2 नंबर मिलेंगे। अगर 4 नंबर में आपकी पजल बन जाती है, मतलब 4 मिनट में, 4 मिनट में पजल बन जाती है, तो 5 नंबर देगी। तो एक तो सर्कल वाली, सर्कल में तो इन आउट है, तो उसको छोड़ दो अभी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि एक कोई बाहर देख रहा है अंदर देख रहा है। मतलब पजल तो ईजी है, मगर इनके कंपैरिजन में, क्योंकि हमें पेपर में ये देखना पड़ता है कि पजल तो हमारी कौन सी आई है, उसमें से ईजी कौन सी है, उसको ही टिक कर मतलब अटैम्प्ट करना होता है। देखो 2 पजल हम कर चुके हैं, बॉक्स वाली और दूसरी ये वाली मंथ वाली। अब तीसरी मेरी थी पोस्ट वाली, जो काफ़ी मतलब देखने में अभी हमारी इस पेपर में काफ़ी छोटी आई है, और वो नए तरह की पजल है, उसको ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि वो पजल बन गई तो मेरे हिसाब से वो बहुत छोटी पजल है। अगर आपके समझ आ गई तो ये आप मुश्किल से इसको 2 मिनट में कर लेंगे। तो मैं आपको इसके लिए ज़्यादा टाइम ना देते हो, इसके लिए 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में इसको ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ उसका आंसर क्या होगा।
चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, नई टाइप का क्वेश्चन है। मैं इसको पहले पढ़ के दिखाता हूँ। लिखा है देयर आर 6 एम्प्लॉयज़, नाम दे रखे हैं, ठीक है, ऑफ अ कंपनी, ऑल ऑफ देम वर्किंग ऑन अ 6 डिफरेंट डेजिग्नेशन ऑफ अ कंपनी। दे रखा है CMD, MD, CEO, COO, SE और JE, ठीक है, इतना दिया है। मतलब इसका मतलब अभी तक हमने पढ़ा 6 एम्प्लॉय, उनके नाम दिए हैं, एक कंपनी में काम करते हैं और सबका अलग अलग पद पर हैं, और ऑल ऑफ द डेजिग्नेशन गिवन आर कंसिडर गिवन, लिखा है ऑल द डेजिग्नेशन आर टू बी कंसिडर्ड गिवन ऑर्डर, ठीक है, मतलब कि जिस ऑर्डर में दी हैं उसी ऑर्डर में मानी जाएंगी। इसने उदाहरण भी दिया है, एज CMD इज कंसिडर एज द सीनियर मोस्ट एंड JE इज कंसिडर एज द जूनियर मोस्ट। मतलब कि जिस ऑर्डर में दे रखी है, देखो ये सबसे सीनियर है, उसके बाद ये सीनियर है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, या इसको कैसे, तो सबसे जूनियर ये है, फिर उसके बाद सीनियर, इस तरीके से ये है। तो इसी में लेना है। और बाकी देखो पजल हमारी सिर्फ 2 लाइन की है, ये देखो इसको करते हैं क्या क्या बोला गया है। तो देखो जैसे ही इसने बोला हुआ है इंट्रोडक्शन में, पजल तो यहाँ से यहाँ तक नहीं थी, तो इंट्रोडक्शन है। 6 एम्प्लॉई है, 6 एम्प्लॉई में सारी पोस्ट दी है। देखो CMD सबसे ऊपर है और JE सबसे नीचे, और बाकी सारी सेम इसी ऑर्डर में है। तो 6 मैंने बना लिया। अब मैं सबसे पहले जाता हूँ पजल पर। देखो क्या है, सबसे पहले हम फिक्स पॉइंट ढूंढते हैं। देखो इसमें फिक्स पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। J इज़ जूनियर देन F, J जूनियर है, मतलब J इसके नीचे ही कहीं आएगा F से, J नहीं C इज़ जूनियर F, ठीक है, एंड C इज़ सीनियर E। तो ये कहीं पर भी आ सकता है, इनके बीच में गैप भी आ सकता है, तो ये हमारा फिक्स पॉइंट नहीं है। A इज़ सीनियर, ये भी नहीं आएगा, ये इसमें जस्ट लिखा हुआ है, इसको छोड़ो। तो हम फिक्स पॉइंट देते हैं, ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू B, मतलब कि B से केवल 2 ही पर्सन सीनियर है, मतलब कि B के ऊपर 2 ही होंगे, क्योंकि ये सीनियर ना पोस्ट है, तो B हमारा यहाँ पर आएगा। देखो लिखा है ना, ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू B, 1 और 2। अब देखो अगला पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं। देखो जब मैंने इम्प्लीमेंट करा, अब देखो मेरे पास ये 2 बची हैं, एक ये 3 बची हैं। अब देखो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो मैंने पहले छोड़ा था, ये पॉइंट क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं ही बताता हूँ। C इज़ जस्ट जूनियर, C उसके जस्ट जूनियर है F के, एंड जस्ट सीनियर इज़ E। तो ये तीनों आएंगे, कहीं पर भी साथ में आएंगे। जस्ट का मतलब क्या होता है, तुरंत, मतलब C उसके जस्ट सीनियर है F के, और जस्ट सीनियर है E से। तो देखो यहाँ पर तो आ नहीं पाएगा, यहाँ तो 2 का स्पेस अगर यहाँ रखोगे तो यहाँ पर ये ओवरलैप हो जाएगा, E इधर आ जाएगा, तो इसके लिए 3 स्पेस खाली चाहिए। तो 3 स्पेस यहीं पर FCE। देखो अगली मैं स्लाइड में बताता हूँ। देखो ये मैंने हाईलाइट करा, देखो FCE। अब मेरे पास एक लाइन बची है। देखो अब ये हो गया, जो हाईलाइटेड है, तो मेरी पूरी पजल बन जाएगी। ये देखो A इज़ सीनियर देन C, ठीक है, A ऊपर आएगा C से, तो C है, तो देखो A इधर भी आ सकता है, A इधर भी आ सकता है, पता नहीं, मगर हम पूरा पढ़ेंगे। एंड मैंने बताया, एंड मतलब बता रहा है A के बारे में, लिखा है ना एंड जूनियर देन D, मतलब कौन है, जूनियर है D से, मतलब D से। तो देखो इस तरीके से आएगा, C के ऊपर A और A के नीचे D। तो देखो C के ऊपर A यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, पर आप ये यहाँ ले लोगे तो D तो ऊपर नहीं आ पाएगा, पोस्ट खत्म हो जाएगी, तो आपकी मजबूरी है A यहाँ लेना पड़ेगा, D यहाँ पर। ये देखो यही मैंने यहाँ पर पजल में करा है। देखो ये पजल काफ़ी ईजी थी, और इसी तरीके से पजल यहाँ पे की पूछी जाती हैं। तो देखो अब इसका मैं करता हूँ, जैसे ही ये पजल आपकी हो जाती है तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछता है, देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जूनियर, जूनियर का मतलब जो सबसे नीचे वाला है, ई जूनियर है, ये आ गया आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीनियर, सीनियर मतलब सबसे ऊपर, CMD वाले पोस्ट वाला सीनियर है, ये डी दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो पूछा हु इज़ वर्किंग एज CMD, CMD पे कौन वर्क कर रहा है, डी कर रहा है ना, तो डी, ऑप्शन नंबर ए। और अगला है हु इज़ वर्किंग COO, COO में कौन कर रहा है, एफ कहीं है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो गया। अब बोल रहा है देखो हाउ मैनी पर्सनस आर जूनियर देन ए से कितने जूनियर, देखो ए ये रहा, इसके जूनियर नीचे वाले ही आएंगे, कहीं भी ऊपर मत कर देना। देखो 1 2 3 4, तो 4 है। देखो ऑप्शन में एक भी देखा, ताकि गलती से स्टूडेंट कर दे। देखो देखो इस पेपर के अंदर, देखो ये पेपर देखने में जो हमें काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा था, इसमें हम 28 क्वेश्चन कर चुके हैं, और कितने मिनट में, अब हमारे पास टाइम पूरा हो गया, अब टाइम बचा नहीं है। अब हमारे पास देखो इसमें अगर आप 28 करते हो तो मानो बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि ये PO का पेपर है, मतलब 25 प्लस भी करते हो ना तब भी अच्छा है। तो अब हमारे पास 2 बचे, एक तो हमारा ब्लड रिलेशन बचा है, और एक बची है पजल। तो जो आपका मैंने जैसे कि आपको वादा किया कि मैं इसके अंदर डिटेल सोल्यूशन करके बताऊंगा, तो मैं सबसे पहले ना इसके अंदर आपकी एक पजल है, जो पजल को सॉल्व कर देता हूँ। कौन सी वाली पजल थी ये, सर्कल वाली पजल थी, किस तरीके से सॉल्व होगी, इसको बिना टाइम बर्बाद करे इसको सॉल्व करते हैं।
बाकी आप इसको ट्राई करना पहले, फिर आप सॉल्व ना हो तो मेरा जो जिस तरीके से मैंने सोल्यूशन मतलब प्रोवाइड भी किया है आपको और वीडियो में बताऊंगा उससे आपको सॉल्व करना है। तो चलते हैं, ये रहा देखो, ये हमारा इस तरीके से पज़ल है। ये देखो मैं इस पज़ल पे गया। सबसे पहले ये पढ़ूंगा इंट्रोडक्शन क्या लिया हुआ है इस पज़ल का, मतलब पज़ल के बारे में। यहाँ से यहाँ तक है। 8 पर्सन है, नाम है, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। सम ऑफ देम फेसिंग टू बर्ड्स सेंटर और सम ऑफ टू बर्ड्स आउटसाइड, मतलब कुछ तो अंदर देख रहे हैं कुछ आउट। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक पजल है। देखो पजल करने का तरीका यही होता है, सबसे पहले हम इसमें फिक्स पॉइंट ढूंढेंगे, मतलब किसी का हमें फेस मिल जाए और फिर इससे रिलेटेड पॉइंट मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं तो पजल तो वैसे भी बन जाएगी मगर टाइम काफ़ी लेगे। देखो इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ डी। अब देखो इसके अंदर तो पता है क्या, ये पॉइंट हम वैसे तो इम्प्लीमेंट कर देते अगर हमारी नॉर्मल होती, एक जगह फेस कर रहा होता इन, मगर इसमें इन और आउट है तो इसके अंदर अब ये पॉसिबिलिटी बनेगी, तो उसको मत छोड़ो, हम फेस ट्रीट करते हैं। 3 पर्सन सी, ये भी कोई मतलब नहीं है। एफ इज़ नॉट नेबर डी एंड फेस इज अपोजिट टू जी, ये भी नहीं है। आगे आगे पढ़ते जाओ। ये ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ इमीडिएटली, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी एच इक्वल। देखो सी फेसिस एफ, ये इससे कोई काम का नहीं है अभी। डी फेसिस आउटसाइड सेंटर। अब देखो जैसी डी मिला, अब डी से रिलेटेड पॉइंट देखो फर्स्ट में था तो अब इसको इम्प्लीमेंट करो। जैसे ही मैं आ गया, देखो मैंने 8 जब इसी सर्कल बनाने होते हैं तो आप इसी तरीके से बनाना। ये मैंने इस तरीके से रोग लेके बनाई है ना, ऐसे मत बनाना, उससे आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, टाइम टेकिंग होता है। तो देखो इसमें था, देखो पहला पॉइंट मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा है, क्या बोला है, डी फेसिस आउटसाइड सेंटर। तो कहीं पे भी डी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर बनाता हूँ बाहर बार तो मैंने यहाँ बना दिया। अगला पॉइंट इससे रिलेट करते हैं ना, डी फेसिस आउटसाइड, देखो मैंने बना दिया। अब इस डी से रिलेटेड पॉइंट मिलेगा, देखो ये मैंने येलो से आपका हाईलाइट करा हुआ है यहाँ पर, क्या करा है, ई थर्ड लेफ्ट ऑफ डी। ये देखो, देखो जब इसने ई थर्ड लेफ्ट ऑफ डी बोला, पेन ले लेते हैं यहाँ पर, तो पता है क्या होगा, देखो आपको ज़्यादातर आप इन वाला फेस करते हो तो 1 2 3 यहाँ पर ही कर दोगे। आपको फेस ध्यान रखना है क्योंकि फेस इसमें इन और आउट है। जब थर्ड लेफ्ट है, ये बाहर देख रहा है तो उसका पोजीशन यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि हम इस साइड चलेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे लेफ़्ट के लिए, तो ई इधर आएगा। ये थर्ड लेफ्ट है ना डी के, ये देखो ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब अगले पॉइंट में मुझे ना ई और डी से रिलेटेड पॉइंट कोई ढूंढना है। देखो ई और डी से रिलेटेड कोई ना कोई पॉइंट आपका होगा कहीं ना कहीं। अगला में क्या, 3 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ई, ये मिल जाएगा। देखो 3 पर्सन है जी और ई में, देखो यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, तो जी आपका यहाँ पर आएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये देखो ये हाईलाइट करा था ग्रीन से, जी यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, देखो ई जी और डी से रिलेटेड पॉइंट, देखो एफ इज़ नॉट नेबर ऑफ डी, ये कोई मतलब काम का नहीं है, एंड फेस इज टू जी, मतलब जी की तरह फेस करता है। इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ये देखो ये काम का लग रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसिस टू ईच अदर। 1 मिनट दिखाता हूँ, इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसिस अपोजिट टू ईच अदर। देखो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, मतलब कि इमीडिएट नेबर ऑफ जी के हैं, जो जी के पड़ोसी हैं उनका फेस अलग है। अगर एक का इन है तो दूसरे का आउट है, दूसरे का आउट है तो इन है। एक तो हमें मिल गया तो दूसरा भी हमें मिल जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने कर रखा होगा शायद, ये देखो, ये देखो इमीडिएट नेबर येलो से कर रखा है ना मैंने, इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसिस अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे से। देखो ये डी को तो हमें पता था आउट है, तो इसका जहाँ पे भी नेबर आएगा ये आपका बाहर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कोई और पॉइंट इसमें मिलता है नहीं मिलता हमें। देखो ए सिट्स इमीडिएट, ये में अनलाइटेड है, ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, अभी कोई मतलब नहीं है। एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच, बी और एच तो है ही नहीं। सी फेसिस एफ भी नहीं है, सी ये भी नहीं है। तो देखो इसके अंदर मेरे हिसाब से अब ये ना ये पॉइंट है, एफ इज़ नॉट नेबर ऑफ डी एंड फेस इज जी, और यहाँ पर भी कहीं एफ दे रखा है। इन दोनों पॉइंट को मैं देखो मैंने यहाँ पर शायद हाईलाइट कर रखा है, ये देखो ये मैंने रेड से कर रखा है। इन दोनों को कंबाइंड करके बनाओ तो आसानी से बन जाएगा। देखो इधर भी कहीं था, देखो एफ इज़ नॉट नेबर ऑफ डी, तो देखो एफ इधर नहीं आएगा। एंड फेस इज अपोजिट टू जी, तो अभी तो जी का फेस ही नहीं पता। पर देखो क्या बोल रहा है, सी सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, देखो देखो सी सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, तो जी इधर है, तो देखो सी तो मैं इधर भी ले सकता हूँ पहली पॉसिबिलिटी में, ठीक है ना। सी सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, और क्या बोल रहा है, एंड यानी सी के बारे में बोल रहा है, एंड फोर्थ राइट ऑफ एफ, फोर्थ राइट ऑफ एफ। देखो 1 2 3 4, तो एफ इधर आ गया। तो उसको क्लियर करके बताता हूँ मैं दोबारा, क्या बोल रहा है, एफ इज़ नॉट नेबर ऑफ डी, ठीक है ये याद रखना है। और ये बोलता है देखो सी सेकंड लेफ्ट ऑफ जी,
जी को मैं एक बार यहाँ मानता हूँ, पहले मैंने ये अंदर देख रहे हैं, मान लो अंदर है, तो जी सेकंड लेफ्ट है, तो सी सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, देखो सेकंड लेफ्ट तो सी इधर आ गया, ठीक है। एंड यानी कि एंड मतलब सी, सी है फोर्थ राइट ऑफ एफ। देखो 1 2 3 4 तो कहीं पर भी हो तो फोर्थ राइट एफ यहाँ पर आएगा, चाहे एफ बाहर दिख रहा हो चाहे यहाँ, तो यहीं पर आएगा। पर इसने देखो यहाँ पर बोला था ना एफ इज़ नॉट नेबर ऑफ डी, देखो एफ नेबर डी आ गया, तो इस वजह से ये वाला पॉइंट गलत हो गया, यानी कि सी इधर नहीं आएगा, सी आपका इधर आएगा। देखो दोबारा इसको क्लियर करके बताता हूँ। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो सी सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, तो जी को अब बाहर दिखा के सी यहाँ आएगा, और इसके सामने थर्ड है और क्या लिखा है एंड, यानी सी के बारे में, एंड फोर्थ राइट ऑफ एफ, फोर्थ राइट 1 2 3 4 एफ, या यहाँ पर सी के बारे में पता नहीं सी इन देखे या आउट देखे। और देखो ये भी याद रखना है, क्या लिखा है एफ नॉट नेबर ऑफ डी, एंड एफ के बारे में बताया एफ फेसिंग अपोजिट टू जी, एफ का मिल जाएगा। देखो एफ अपोजिट टू जी, जब एफ यहाँ पे बाहर देख रहा है, मतलब जी बाहर देख रहा है, तो एफ अंदर देख रहा होगा। देखो यही पॉइंट मैंने आगे करे होंगे, देखो ये रहा सारा। अब हमारे पास क्या बचा पॉइंट, देखते हैं। ये देखो ये अनहाइलाइटेड है, एक तो ये बचा है ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो ये मिल जाएगा आसानी से। ये देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखो ये वाला है, ये आगे चलते हैं। देखो मैंने हाईलाइट करा होगा, देखो ये आपका किससे हाईलाइटेड है, ग्रीन से। ए इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, देखो एफ अंदर देख रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट तो क्लॉकवाइज होगा, ए आ गया। और लिखा है एंड, यानी कि ए के बारे में कर रहा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, और ई के इमीडिएट लेफ्ट है। देखो जब ई के इमीडिएट लेफ्ट है तो मतलब कि ये बाहर देख रहा होगा, तभी तो क्लॉक एंटी क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से इसका डायरेक्शन हमें मिल गया। ये देखो ये रहा। अब आगे चलते हैं, क्या बोलता है देखो यहाँ पर, ये देखो मेरे हिसाब से अगला पॉइंट है, देखो देखो सी फेसिस एफ, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, सी एफ को फेस कर रहा है। मतलब जब भी इस तरीके का पॉइंट है सी फेसिस एफ या कुछ भी फेसिस, तो फेसिस का मतलब होता है दोनों के फेस आमने सामने है, एफ का फेस अंदर है तो सी का भी अंदर होगा, जब भी तो होगा। देखो ये मैंने यहाँ पर बना दिया। अगले पॉइंट पे चलते हैं, देखो अगला पॉइंट क्या है, देखो ये बचा है नंबर ऑफ पर्सन बी, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी एंड एच आर इक्वल। देखो अब कितने प्लेस भर गए, 1 2 3 4 5 6, तो बी और एच के बीच में बराबर है, तो देखो बी एच इधर आएगा या बी एच इधर आएगा, दोनों जगह आ सकता है, इन दोनों के बीच में नंबर आ गए। पर मैं आगे अगले पॉइंट पे चलूँगा। देखो यहाँ एक लास्ट बना है एच फेसिंग अपोजिट टू एफ, एच अपोजिट टू एफ, एच का फेस ऐसा है जैसे कि अपोजिट ऑफ एफ। देखो एफ तो मेरा अंदर है, तो एच कहाँ देखेगा, कहाँ देखेगा एच, एच बाहर देखेगा, पर एच इधर अंदर आ रहा है, तो एच इधर से हटाएंगे, एच इधर लगाएंगे, इधर बाहर आ जाएगा। देखिए यही यहाँ पर सॉल्व कर रखा है इस तरीके से। देखो बाकी हमारा जो सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हमें एक के बारे में ना, एक है जो हमारा ए के बारे में, 1 मिनट इसको ले लेता हूँ, ए के बारे में हमारा फेस नहीं पता, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है किसी का फेस ही ना दिया। अब देखो पूछता है हाउ मैनी पर्सन फेस इनसाइड। देखो इनसाइड कैसे डिसाइड करोगे जब एक आदमी का फेस ही नहीं पता, वो हो सकता है वो इन ही हो या हो सकता है आउट हो, तो हम इसमें बताते हैं सी एंड डी, हमें नहीं पता। आगे चलते हैं, अगला है देखो हाउ मैनी पर्सन आउटसाइड सेम, जब इन नहीं बता सकते आउट भी नहीं, ये भी गलत हो गया। आगे चलते हैं, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट एच। तो अब हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे, एच के बारे में ट्रू बताओ। देखो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, आप देखोगे इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, इमीडिएट राइट है, क्योंकि एच तो सी के तो अंदर देख रहा है फेस, तो ये राइट हुआ, ये गलत हो गया। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ये गलत हो गया, लेफ्ट नहीं है, ये राइट है क्योंकि ये बाहर देख रहा है, ये ध्यान रखने पॉइंट। फेसिस इनसाइड सेंटर मतलब एच इनसाइड है, गलत। एच तो आउटसाइड है, अगला बोल रहा है एच आउटसाइड, हाँ ये सही है, डी। आगे चलते हैं, अगला है देखो फिर से देखो आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट डी, डी के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है, तो डी मैंने करा, फिर मुझे सारे पढ़ने पड़ेंगे। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट है, आप देखोगे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी से इमीडिएट लेफ्ट है क्या, ये कौन, डी। आप देखोगे इस तरीके से, हाँ ये इमीडिएट लेफ्ट ही आ रहा है, ये देखो यहाँ पर इसमें शायद गड़बड़ हो गई क्वेश्चन के अंदर, आप बाद में कर लेना इसको। अब अगला मैं बताता हूँ, ये देखो कंडीशन बताता है, इफ़ कंडीशन को बताया, इफ़ ए फेसिस इनसाइड। अब इसने ए का फेस बता दिया, ए इनसाइड फेस कर रहा है, तो विच ऑफ द थर्ड राइट ऑफ ए के थर्ड राइट में कौन है। देखो राइट के लिए मैंने बताया हुआ सर्कल के, जब भी राइट में जाओगे और वो इन देख रहा है तो हम कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत। तो 1 2 3, तो जी है इधर, ये देखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अभी एक क्वेश्चन और बचा है, कौन सा आपका, ब्लड रिलेशन का, उसको भी मैं करा देता हूँ।
फिर देखते हैं इसके अंदर कितने, देखो इसमें पूरे मैंने आपको 35 डिटेल सोल्यूशन कराया है सारा इसका। ये आगे चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं अभी तक, ये कर लिए थे हमने सारे। इस ब्लड रिलेशन के साथ 2 क्वेश्चन थे, उसको ट्राई करते हैं। ये रहा, देखो देखो इसके अंदर क्या है, इसको मैं बताता हूँ। देखो क्या लिखा है, इन अ फैमिली 6, एक मिनट पेन ले लेते हैं। इन अ फैमिली 6 पर्सन, ठीक है, 2 जनरेशन, डैट देयर आर एट लीस्ट 3 फीमेल। ये याद रखना है, इसका मतलब क्या है, एक फैमिली है उसमें तो 6 पर्सन रहते हैं, 6 पर्सन रहते हैं, और 2 जनरेशन का है, 2 ही जनरेशन है और 3 फीमेल है। अब देखो सीधा चलते हैं इसके अंदर, यहाँ पर देखो ए इज़ मदर ऑफ बी, ए मदर है तो ए मदर है, तो मदर के लिए ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, तो और सर्कल से मैं डिनोट करता हूँ किसको, फीमेल को। ए इज़ मदर ऑफ बी, ठीक है, तो बी के बारे में नहीं पता, और लिखा है बी हु इज सन, तो अब पता चल गया बी सन है, तो इसके लिए स्क्वायर ले लिया, बी सन ऑफ डी, डी का सन है। तो जब देखो ये इसका सन है, ये इसकी मदर है, तो ये इसका कौन बंदा बचा, ये फादर बचा। अब डी हैज़ 3 चाइल्ड, डी के 3 चाइल्ड है, एक ये चाइल्ड हो गया, दूसरा इधर होगा, तीसरा इधर होगा, ठीक है। और बी इज़ ब्रोदर ऑफ एन, बी है ब्रोदर, तो बी दे रखा है एन का, तो एन इधर आ सकता है और ओ इधर आ सकता है, लिखा ना बी इज़ ब्रोदर ऑफ एन और ओ। देखो बी ब्रोदर है एन और ओ का, तो यानी कि इस सेम जनरेशन के हैं, ये भाई बहन होंगे, मगर इनका हम जेंडर भी नहीं बता सकते। आगे पढ़ते, ओ इज सिस्टर ऑफ एन, ओ सिस्टर है तो ओ सिस्टर होगी, यानी कि अब इसका जेंडर नहीं पता हमें। तो अब क्या होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट इसको करके ना गलत कर देंगे, मगर आपको पहली लाइन में पढ़ना है, देयर एटलीस्ट 3 फीमेल। देखो पहली फीमेल ये हो गई, ये मेल हुआ, ये मेल हुआ, दूसरी फीमेल ये हुई, तो कम से कम 3 फीमेल होनी चाहिए, तो इसको भी फीमेल होना पड़ेगा। यही मैंने आपको डायग्राम में बताया होगा, ये देखो इस तरीके से। अब इसके क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्वेश्चन पूछता है हाउ मैनी फीमेल इन फैमिली, आप सी एन डी कर देते हैं अगर वो पॉइंट ध्यान नहीं देते, तो इसमें कितनी है, 3 है। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज़ एन रिलेटेड टू डी। ये देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एन किस तरीके से रिलेट करता है डी से। तो देखो इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट गलत करते हैं, तो आप सबसे पहले एन को ढूंढो, फिर डी को ढूंढो। आप बोल रहा है हाउ इज़ एन, मतलब एन किस तरीके से रिलेट करता है टू डी। जब भी टू आ जाए, टू डी टू ई, तो डी से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब एन किस तरीके से रिलेट करता है डी से। तो देखो ये फादर है, ये होगी इसकी डॉटर, तो ये डॉटर आएगा यहाँ पर। तो देखो ये, तो देखो इस तरीके से आज का हमारा पेपर एंड होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको पूरे 35 क्वेश्चंस करके बताए हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से इसको PDF मिल जाएगी। बाकी देखो क्या है, देखो आज हमने पेपर नंबर 1 करा है, और अभी तो हमारे 9 पेपर बचे हैं। जब हम पेपर नंबर 1 में इतना अच्छा करते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे इसके अंदर, और अभी हम जब हमारा लेवल बढ़ेगा, अभी तो मेरे हिसाब से 0 लेवल था, अभी हम इसका और लेवल बढ़ाएंगे। तो जब लेवल बढ़ेगा तो आपका जो रीजनिंग के अंदर है, इसके अंदर से बाहर नहीं आएगा। जैसे कि आपने पिछले क्लास में मेरा अगर SBI क्लर्क के करे होंगे, आप देख लेना, उसके अंदर मेरे PDF भी पड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर, और वीडियो भी हैं। वीडियो ना देख पाओ वो देख लेना, क्या कहते हैं PDF, तो उसी में से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, बल्कि जो क्लर्क के पूछे गए हैं वो तो काफ़ी ईजी हैं। तो इसी तरीके से हम करेंगे। देखो आज हमने पूरे 35 क्वेश्चन करे, कितने मिनट में, 35 में। हमने ये स्ट्रेटेजी सीखी कि 20 क्वेश्चन, मतलब 35 क्वेश्चन 20 में, इसमें पॉसिबल ही नहीं होता। PO में बहुत कम चांस होता है, रेयर होता है जब पेपर ईजी आता है। तो हमने इसके अंदर 28 अटैम्प्ट करे, तो 28 आपका 25 भी बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है इसके अंदर। तो देखो आज की क्लास को तो मैं यहीं पर एंड करता हूँ, फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा पेपर नंबर 2 के साथ।